अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़, अनदर डे ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन एंड बहुत सारी बातें करने को, बिकॉज पहला ही मैच इतना मजेदार हुआ जहां मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स इन एक्शन थे और क्या मजेदार मुकाबला हो, यानी इससे बेहतर स्टार्ट किसी लीग का हो नहीं सकता था। इस मैच के हवाले से बात होगी एंड आज जो जबरदस्त टाकरा मुकाबला होने वाला है जब पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स एक दूसरे के आमने सामने होंगे, उसके हवाले से भी बात होगी अपने भारी भरकम पैनलिस्ट के साथ। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। या एज दे से इट कैन नॉट गेट क्लोजर देन दैट। PSL 8 इज ऑफ टू अ फ्लायर। एक रन से कामयाबी हासिल की है डिफेंडिंग चैंपियंस लाहौर कलंदर्स ने। आज के प्रोग्राम में कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे इस मैच का, इसके अलावा हम प्रीव्यू करेंगे ऑफ दिस हाई ऑक्टेन क्लैश बिटवीन ज़ल्मी एंड कराची किंग्स। लेकिन ज़्यादा टाइम मैं और सवेरा नहीं लेते, सबसे पहले इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे जो पैनलिस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं, वैसे कल का हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ है ऑफ कोर्स हमारे साथ, लेकिन आज एक एडिशन भी है और बड़ा ज़बरदस्त एडिशन है और बहुत दो एडिशन है और बहुत रेलिवेंट एडिशन हैं कल के मैच के हवाले से। पहले तो लाला को इन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम सलाम। आज लाला स्मार्ट, कल बड़े फॉर्मल आए हुए थे, आज जो है वो लाला माशाल्लाह लग रहा है। घर से आ नहीं रहा, मैं कहीं और से आ रहा था, मैंने कहा यहाँ लेट ना हो जाऊं कल बहुत की अच्छा तरह, किया, तो मैंने कहा बहुत पहुंच अच्छा जाऊं। लाला ने ना कल बड़ी सीरियसली वो नौजवान वाली बात बहुत सीरियसली लेकर आए लाला। वाह बॉय बने बॉय। लाहौर देखते हैं जी। बाकी नौजवान हमारे हैं उनको भी हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सो लाहौर से हमारे साथ मिसबाउल हक मौजूद हैं, इरम जावेद मौजूद हैं एंड इमामुल हक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। वालेकुम अस्सलाम। हाँ तो जी। सवेरा ने जब भारी भरकम कहा था तो इनके वेट से ताल्लुक नहीं था। माशाल्लाह आप देख सकते हैं एक से एक स्लिम और स्मार्ट लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, सारे वेट कॉन्शियस लोग। लेकिन कल का मैच जरूर भारी भरकम रहा और इसका जो है वो हम अपना तज्जिया जो है आगाज भी करेंगे और ऐसा करते हैं कि स्कोर कार्ड भी आपके साथ जो है वो हम शेयर कर देते हैं सो दैट वी कैन किक स्टार्ट आवर प्रोसीडिंग्स। और मुल्तान में ओपनिंग सेरेमनी तो हुई। देखिए मैं इसलिए ओपनिंग सेरेमनीज के खिलाफ हूँ सवेरा। देखिए वो आग लगा दी वहाँ टावर में, वो तो देखिए गाने ने कहा था, एंथम में लिखा हुआ था मैचेस ऐसे के आग लगा मैचों में तो आग लगा दो, लिटरली हाँ। आग लगा दी मैचों में। तो वो सीरियसली literally हुआ, स्पीकिंग but अच्छी बात ये है अदील कि इट वाज अ क्विक रिकवरी। बहुत तेजी से जो है उस पे काम हुआ और बहुत तेजी से जो है मैच इवेंचुअली शुरू हो गया। सो मुझे लगता है हश हश कर देते हैं जो ये नजर बट्टू शुरू में ना जरूरी होता है। चलें अल्लाह का शुक्र, अब एहतियात करेंगे। लेकिन बहरहाल जी मुल्तान सुल्तान दे वन द टॉस। जैसे कि ख्याल था उन्होंने पहले फील्डिंग करने का ही फैसला किया और उन्होंने सोचा कि वो चेस करेंगे बिकॉज रिमेंबर दे हैव गॉट अ वेरी गुड बैटिंग लाइनअप और आई डोंट नो व्हाट टू से। 175 रन बनाए बहरहाल लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हैं। फ़खर जमान का हमने कल जिक्र किया था, अभी मजीद तफसील से बात करेंगे। ही वाज द हाईएस्ट रन गेटर 66 रन, 32 रन बनाए मिर्जा ताहिर बेग ने और एक छोटा सा कैमियो हुसैन तलत का एंड में 12 बॉलों पे 20 रन 175। अगर हम नजर डालते हैं बॉलिंग पर तो उसमें द पिक ऑफ द बॉलर्स देयर वाज उसामा मीर। बहुत अच्छा उसामा का डोमेस्टिक सीजन इस बार रहा था और उस पे जो है वो चलें जी उन्होंने 2 विकेटें हासिल की, 25 रन दिए। जवाब वेल दे रिस्ट्रिक्टेड। एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान बआसानी ये मैच जीत जाएगा, लेकिन वेल PSL के टिपिकल अंदाज में मैच ने एक जिसे कहते हैं एक सर्टेन टर्न ऑफ इवेंट्स एंड में आते हुए दे वन दैट गेम बाय 1 रन। अभी हम इस पे मजीद बात करते हैं, लेकिन लिटरली लाहौर ने जो है ना वो कहते हैं ना कि खींच के जीत अपनी तरफ की, बट इस हवाले से भी बात करेंगे और क्या गलत हुआ, मुल्तान सुल्तान ने क्या गलत किया, क्या और बेहतर वो कर सकते थे। सो यस, जब हम मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुल्तान सुल्तान इज विद अस टुडे और आपको साथ साथ हम बताते चलें कि समा टीवी जो है वो भी है मुल्तान सुल्तान से एसोसिएटेड है। सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुल्तान सुल्तान एंड द स्पिन बॉलिंग कोच ऑफ मुल्तान सुल्तान मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। नहीं यू मोस्ट वेलकम सर। पहले तो ये बताइए कि कल रात के शौक से तो निकल आए ना, यानी आई नो सुबह उठे होंगे ये ख्याल, वैसे अब तो खैर सोते सोते ही सुबह हो गई होगी, इतनी देर तक ये मैच चला। लेकिन मुश्ताक आई थिंक इट वाज यू वुड से कि एक मैच दैट वाज देयर टू बी वन। आई थिंक बल्कि वो ये कहा जाता है ना कि इट वाज मुल्तान सुल्तान मैच टू लूज एंड यू लॉस्ट इट। तो काफ़ी मूड तो सोम्बर होगा ड्रेसिंग रूम में आफ्टर द मैच। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पहले सबसे पहले तो क्रेडिट और कलंदर के शहीन को
और हारिस रऊफ को, जो उन्होंने आखिरी 4 ओवर किए हैं, स्पेशल ओवर थे और इसीलिए वो शाहीन तो स्पेशली नंबर 1 बॉलर इसीलिए दुनिया का माना जाता है कि उस कैसे रिवर्स स्विंग हुई तो उन्होंने सबसे अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज किया है। एंड आई थिंक क्रेडिट गोज टू लाहौर, बहुत अच्छा खेले हैं। एज यू गाइज नो कि जीता हुआ मैच था हमारा, तो हम बिल्कुल मतलब चुके थे मैच। तो आई थिंक ये जो PSL की और ये जो मैचों की सबसे बड़ी क्वालिटी और खूबसूरती यही है कि आप कभी भी आप अज्यूम नहीं करते कि मैच इन योर पॉकेट, एज लॉन्ग एज मैच आप खत्म करके नहीं आते। और आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे PSL में जब पहला मैच होता है तो एज ए कोचिंग स्टाफ आपने अपने लड़कों को उठाना होता है, बिल्कुल उनको गेयर अप करना होता है कि आप ऑल द वे अच्छी क्रिकेट खेले हो। आखिरी 3 ओवर उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं, इसलिए वो दे डिजर्व टू विन दैट मैच बेसिकली। Definitely, they definitely deserve to win the match because जिस तरह the trio of लाहौर कलंदर्स, जहाँ पे मैं हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी एंड जमान खान ने इस ट्रायो को जिस तरह अच्छे तरीके से ज्वाइन इन कर लिया है, इट वाज कमेंडेबल। जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हुई, जिस तरह की कैप्टनसी हुई, सो यस, क्या रहा कल का हालो अहवाल आपको वो जरा दिखा देते हैं और बता तो पार्शली दिया। हाँ बिल्कुल पार्शली दिया था। हमने सोचा कि जी मुश्ताक साहब को भी जो है वो खुशामदीद कहते हैं, उसके बाद जरा अपने स्कोर कार्ड को भी हम रैप अप कर लें। तो जी आपकी स्क्रीन पर है ये स्कोर कार्ड। पहले बैटिंग करते हुए 175 रन्स बनाए लाहौर कलंदर्स ने, फखर जमान बीइंग द हाईएस्ट रन गेटर एंड एज आई सेड उसामा मीर बीइंग द पिक ऑफ द बॉलर। 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया सिर्फ 25 रन्स देकर। जवाब में मुल्तान सुल्तान की पहली विकेट की पार्टनरशिप 100 रन की थी, लेकिन जो रिक्वायर्ड रेट था वो बढ़ता जा रहा था। ऑफ कोर्स इस स्ट्रैटेजी पे हम बात करेंगे आगे चल के कि जो मैच को डीप ले जाने वाला सिलसिला था ये बाय प्लान था या वाकई शुरू में भी बॉलिंग जो है वो अच्छी लग रही थी। लेकिन बहरहाल जी हाईएस्ट रन गेटर रहे मोहम्मद रिजवान और जिन्होंने 75 रन बनाए, इसके अलावा 35 रन बनाए शान मसूद ने। और आखिर में जहां पे एक्सपेक्टेशन थी कि केरन पोलार्ड, खुशदिल शाह, डेविड मिलर इस मैच को फिनिश करेंगे, आखिरी 2 बॉलों पे 10 रन चाहिए थे, 2 चौके जरूर मारे, 1 रन से शिकस्त हुई। द पिक ऑफ द बॉलर फॉर लाहौर कलंदर्स, मेरा ये ख्याल है कि पूरा पाकिस्तान इस पे बहुत खुश होगा कि शाहीन शाह अफरीदी कल अपना कमबैक मैच खेल रहे थे और क्या जबरदस्त कमबैक मैच रहा। पहले ओवर से ही वाज राइट ऑन द मनी, 4 ओवर में 27 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया और हारिस रऊफ के 4 ओवर में 37 रन आए। बट बहरहाल जी ये रहा सिलसिला इस मैच का, 1 रन से कामयाबी हासिल की लाहौर कलंदर्स ने। देयर टाइटल डिफेंस इज ऑफ द मार्क नाउ विद अ क्लोज विक्ट्री। और लाला आपसे हम बात करते हैं, हमने शाहीन का जिक्र किया, शाहीन की बॉलिंग कल आपने देखी, खुशी तो हुई होगी देख के कि माशाल्लाह ही इज लुकिंग गुड। नहीं अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, अच्छा स्टार्ट किया, अच्छे रिदम में लग रहा था। काफ़ी अर्से बाद पहला मैच था, जिस तरह मैचेस खेलता रहेगा और इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। कल जिस तरह मुशी भाई कह रहे हैं मैच बहुत ही ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग कि किसी इतने बड़े हमारे PSL का पहला ही मैच इतना ज़बरदस्त रहा। मुशी भाई जो बात कर रहे हैं रिवर्स स्विंग, कल खैर हमें तो रिवर्स स्विंग नज़र नहीं आई, हम TV पे मैच देख रहे थे, ऐसे रिवर्स स्विंग बिल्कुल नज़र नहीं आई क्योंकि एक जीता हुआ मैच था मुल्तान सुल्तान के लिए। मैं समझता हूँ कि रिजवान ने इतनी आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, एज अ कैप्टन टीम को लीड किया, लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन को कैलकुलेट करके चलना चाहिए था कि उसके साथ मिलर खेल रहा था तो आपने अपने 100 भी मिस कर दिए और जो एज अ कैप्टन मैच जितवाना चाहिए था वो भी नहीं जितवाया। आपका शाहीन 1 ओवर के लिए आया था, आप वहां पे 5-6 रन भी कर लेते तो कोई ऐसा इशू नहीं था, मिलर आपके साथ खड़ा हुआ था और उस पे शाहीन पे चांस लेने की जरूरत नहीं थी। तो वहां थोड़ी सी मैं समझता हूं कि जहां स्मार्ट क्रिकेट खेलने की बात करते हैं तो वहां अगर खेल जाता, रिजवान चांस नहीं लेता शाहीन को इस तरह, तो मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान मैच जीता हुआ था। बट द काइंड ऑफ बॉल शाहीन ने जिस तरह की बॉल रिजवान को की, मिसबा मैं आपकी तरफ आऊंगी, मतलब जिस तरह जितनी उसमें फ्लो में रिजवान खेल रहे थे, शायद ऐसी ही कोई एक आउटस्टैंडिंग बॉल चाहिए थी रिजवान को आउट करने के लिए। एंड उस वक्त आपको देख के जो है वो परफेक्टली अंदाजा हुआ कि शाहीन इज बैक इन हिज पॉइस। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट ओवर था वो और रिजवान की विकेट बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि जो एक चीज़ मुझे नज़र आई ओवरऑल पूरे मैच को अगर देखा जाए तो ठीक है अप्स एंड डाउन्स आए। मुल्तान की स्टार्ट में बॉलिंग, आई थिंक वो जो जिस लेंथ पे उन्होंने बॉलिंग की, शुरू में कोई 1-2 ओवर अच्छी जगह पे किए समीन गुल ने, उसके बाद थ्रू आउट अगर आप देखें तो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग की, जो कि जिसने हेल्प किया फ़खर जमान को रन्स करने में। और मेरे ख्याल में जिस तरह उस टाइम पे गेंद
स्विंग हो रहा था नया बॉल और अच्छी लेंथ से हो रहा था, अगर ये थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग करते तो लाहौर के लिए मुश्किल हो जाती। बट आई थिंक शॉर्ट ऑफ लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट बॉलों पे रन्स किए और फिर एंड में अगर हम उसको पूरे मैच को लेके जाएं, रिजवान ने लाहौर की अच्छी बॉलिंग के बावजूद उनको गेम में रखा। और एक चीज़ वही जो मैंने बात की शाहीन की कि वो रीड करना सिचुएशन को एज ए कैप्टन, वो थोड़ा सा अपने आप को फिर अर्ली लेके आया। नॉर्मली वो 18वां या 20वां ओवर करता है, लेकिन वो पहले लेके आया, इसीलिए उसको पता था कि रिजवान की विकेट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाला ने बिल्कुल सही कहा, रिजवान थोड़ी सी वहाँ गलती कर गया। और दूसरा जो थोड़ी सी गलती कैलकुलेट करने में ये हुई है मुल्तान को कि जब आप ऐसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं जिसका आपको पता है कि उनकी स्ट्रेंथ है आखिरी 5 ओवर, वो नॉर्मल दूसरी टीमों की तरह उनकी बॉलिंग नहीं है, इनकी स्ट्रेंथ है आखिरी 5 ओवरों में 9 ओवर 10 ओवर इतने आराम से नहीं करने देंगे। तो आपको कहीं ना कहीं 6 ओवरों के बाद वो कुशन लेना है अपने आप को। वही हुआ, 10 ओवर विकेट्स इन हैंड, स्टिल लास्ट 4 ओवर्स क्वालिटी बॉलिंग जो थी शाहीन के ओवर, हारिस के ओवर, फिर जमान ने जिस तरह बॉलिंग की उसने प्रेशर डाला और इवन आपके मेन स्ट्राइकर खड़े थे और उन्होंने उनको रन नहीं करने दिए। तो मुझे लगता है कि यही स्ट्रेंथ थी लाहौर की, पिछली दफ़ा भी इस दफ़ा भी कहीं ना कहीं आपको इसको काउंटर करना है टीमों को। और दूसरा, जब यॉर्कर्स हो रहे हैं और आपके दोनों बैट्समैन ऐसे हैं जो सामने सिर्फ हिट मारते हैं, परफेक्ट यॉर्कर्स को आप डिस्टर्ब करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लैप शॉट या कुछ ना कुछ आपको ट्राई करना चाहिए था, वहाँ नहीं किया। मुल्तान यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई ना कोई बॉल मिल जाएगा, हम कर लेंगे 10 ओवर। बट आई थिंक हेड्स ऑफ, फुल क्रेडिट टू लाहौर कलंदर्स, टू शाहीन। और आखिर के 5 ओवर और स्पेशली जो एक सिनेरियो क्रिएट हो गया था जब वीजे को बॉल देने लगे वो, तो मैं आई वाज सरप्राइज, मैंने कहा अब तो मैच गया, क्योंकि ये टाइम है, ये स्ट्रेंथ है ज़मान की। वो ऐसा बॉलर है कि यॉर्कर्स पे उसको 15 करना मुश्किल है। वीजे मीडियम पेसर है, वो मिडिल में तो कर सकता है, यहाँ मुश्किल होगा। और राइटली चेंज किया उस डिसीजन को और ज़मान प्रूव्ड। और मिसबा अगर आपको याद हो लास्ट ईयर भी ज़मान ने लास्ट ओवर किया था और मेरे ख्याल में कितने रन बचे, 3 रन दिए थे उसने सिर्फ। बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, अच्छी यॉर्कर्स किए थे उसने। 14 रन चाहिए थे उसमें, उसमें 14 रन चाहिए थे और उसने डिफेंड किया, सिर्फ 3 रन दिए। और ये बनता भी उसी को ओवर था। बिल्कुल पहले वो समहाउ को कंफ्यूजन थी, पहले वीजे को बॉल दे रहे थे, बट सडनली जो है ना वो चेंज हुआ एंड दैट वाज आई थिंक द राइट डिसीजन। तो मेरे ख्याल में लाहौर ने बहुत ज़बरदस्त मैच जीता है इस सिचुएशन से, क्योंकि लेटरल पार्ट में ज़्यादातर मैच मुल्तान के हाथ में था। बट उसके जैसे वो कहते हैं ना कि उनके मुंह से बिल्कुल मैच छीन के लाया। बिल्कुल यार 100 पे कोई आउट नहीं था, पहली विकेट 12 ओवर में 100 पे आउट नहीं, पहली विकेट 10 विकेट आपके हाथ में, उसके बावजूद। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमें हम सबको यहाँ पे इरम को मुबारकबाद देनी चाहिए थी। हम सब मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे थे और इरम अकेली थी जिसने कहा था कि लाहौर जीतेगी। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले तो इरम आपको मुबारक हो इस बात की कि आप अकेली थी जो आपने कहा मैं लाहौर वाली हूँ, मैं तो लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करूंगी। 3-2-1 सबसे मतलब अभी जो है जो अब हम पहला जो अभी ना ये हमारी एक एक्सपर्ट पैनल्स की भी लीग चलेगी यहाँ पे जोर का जोड़ में, जहाँ पे हम प्रेडिक्शंस लेंगे और फिर एंड ऑफ द सीजन पे, एंड ऑफ द PSL पे देखेंगे कि कौन कहाँ पहुंचा हुआ है। सो यस इरम, कांग्रेचुलेशंस, पहला पॉइंट इन सारे बंदों में आपका है। बिल्कुल 3-1 फेवरेट्स थी हमारे पैनल के लिए मुल्तान सुल्तान कल। वैसे आजकल ये ऑड्स काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इस बार सरप्राइजिंगली पाकिस्तान सुपर लीग की बहुत सारी टीमों को बैटिंग कंपनीज ने जो है वो स्पॉन्सर किया हुआ है। अभी तक लोगों की नज़रें इस चीज़ पे पड़ी नहीं है, जब पड़ेंगी तो फिर इस पर बहुत शोर होगा। लेकिन बहरहाल कल वैसे ही देख रहे थे कतर वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी से काफ़ी कंपेरिजन हो रहा था। इरम आप पे आते हैं। इरम हम ये मैं देख रहा था इनका बॉलिंग अटैक, स्पेशली जो फास्ट बॉलिंग। समीन गुल गेव 10.2 इकोनॉमी, 41 रन। एहसानुल्लाह के 4 ओवर्स में 37 आए, दहानी के 4 ओवर्स में 40 रन आए। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं मुल्तान सुल्तान जो है वो इमरान ताहिर को मिस कर रहा होगा? वो जो एक ऐड करते थे उनकी बॉलिंग में, जो एक चीज लाया, वो अगर इमरान ताहिर कल मौजूद होते तो यू रियली थिंक दैट वुड हैव। वैसे मुशी भाई से भी ये बात हम पूछेंगे, लेकिन आपकी क्या असेसमेंट है इसमें? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मेरे साथ साथ आप सबको भी मुबारक हो, लाहौर कलंदर जीता है, लेकिन है तो पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान का ब्रांड।
और दूसरी बात, जैसे आपने बात किया, वाकई मुझे लगता है कि इमरान ताहिर को मिस किया है। अगर जिस तरह पहले भी PSL में देखती थी, लेकिन दिस टाइम मैं थोड़ा डिफरेंट उसमें देख रही हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ उस चीज़ को एनालिस्ट भी कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर विकेट थोड़ा सा फ्लैट था तो बॉलर्स जो थे मुल्तान सुल्तान के, वो वाकई मिसबाह भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो काफ़ी पीछे उन्होंने बॉल्स की हैं। और जो उसामा मीर की भी बात है, तो वो भी मुझे लग रहा है थोड़ा फास्टर वन पे ज़्यादा उनका जोर था, जो कि तेज़ करने में उनके भी बॉल थोड़े कह लें पीछे उन्होंने किया है, तो जो कि फ़खर जमान को भी हेल्प हुई है और लाहौर कलंदर को भी। मतलब कि अगर लाहौर कलंदर के पास इतनी ज़्यादा बैटिंग लाइनअप आप कह लें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी 175 मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट कर लेना, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे ना थोड़ा सा मुल्तान सुल्तान जो है ना नेक्स्ट टाइम के लिए उन्हें थोड़ा सा ये चीज़ देखनी पड़ेगी। बिल्कुल, और पूरा मैच अगर आप देखें ना तो वो इट वाज ग्राफ लाइक दिस, क्योंकि लाहौर का स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, फिर मिडिल ओवर्स में मुल्तान वाज सक्सेसफुली देयर कि वो रोक सकते थे, एंड देन जो एंड में वो कहते हैं ना एक बर्स्ट चार्ट जो मिला सिकंदर रजा और हुसैन तलत की जो पार्टनरशिप लगी उसकी वजह से, और उसकी वजह से ये एक डिसेंट टोटल सामने आया 175 का। फिर भी ऐसा लग रहा था लाला कि 10 से 12 रन शॉर्ट थे। बट कमिंग टू यू इमाम, शाहीन शाह अफरीदी की एक खास बात कैप्टनसी में जो कल दिखी, दैट ही वाज वेरी ओपन टू सजेशंस। एक कप्तान के लिए बड़ा जरूरी होता है, जिस तरह डेविड वीजे ने यूं करके गर्दन में हाथ डाला हुआ था शाहीन के, एंड ही वाज सजेस्टिंग हिम कि नहीं जी फील्ड प्लेसमेंट को इस तरह चेंज करें और वो करें, विच gave an advantage to Lahore Qalandars. How important that is for a captain himself? बिल्कुल ऐसा पहले तो ये बात है कि ऐसा लगा है कि लास्ट ईयर्स की ही जो परफॉर्मेंसेस थी वो सारी वापस आई हैं। मुल्तान के रिजी का परफॉर्म करना और लाहौर का बिल्कुल एक ऐसा लग रहा था लास्ट ईयर का ही सारा कुछ सेटअप चल रहा है। फ़खर का ऊपर से रन्स करना और उनकी डेथ बॉलिंग, जो उनकी डेथ बॉलिंग है वो मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा लगा कि लास्ट ईयर की ही वो उनकी जो फॉर्म चल रही है, वो फ़खर की फॉर्म की और जो लाहौर की बॉलिंग है, ख़ास तौर पे डेथ बॉलिंग, वो ऐसा लगा बिल्कुल रिप्ले हुआ है लास्ट सीजन का। जहाँ तक बात रही देखें शाइन की, उनको ना एक टेस्ट आ चुका है एक विनिंग कम्बिनेशन का। जब देखें आप इस तरह की PSL आप इस तरह जीते हैं तो उनको ना एक विनिंग कम्बिनेशन और एक विनिंग का टेस्ट आ गया, जो कि लग रहा है। अगर आप देखें कि शाहीन बहुत, अगर 10 में उनका जब 11 में 100 भी था, तो शाहीन बहुत ही कंपोज पर्सनालिटी लगा, जो मुझे लगा कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और वो अपने बॉलर से बात कर रहा था, तो ये एक एक ग्रुप में एक ऐसा लगा कि बिलीव है, क्योंकि उनको बिलीव था कि हम शायद अगर हमें ज़रा सी भी स्निफ मिलेगी तो हम ये 5-6 ओवर्स में अगर हमें विकेट मिलता है तो नए बैट्समैन के लिए। अगर आप देखें कि मुल्तान के भी जो लास्ट ओवर्स थे उसमें इतनी ज़्यादा हिट लगी नहीं, और उसके बाद लाहौर के भी जो बैट्समैन थे जो लास्ट में सिकंदर रज़ा और हुसैन से वैसी हिट नहीं लगी एंड पे कि जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो स्टार्ट मिला था लाहौर को हुआ नहीं। तो लास्ट ओवर्स में जिस तरह शाहीन ने एक वापस अपने आप को गैदर किया और अपने सारे बॉलर्स को और सारी एक एज ए ग्रुप की टीम की एफर्ट थी, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुल्तान को ये लगा कि हम ये चेस कर लेंगे, कि अगर आप देखें कि 6 में उनका 53 रन्स थे और रन रेट 9 का था, लेकिन एकदम अगर आपने देखा हो 9-10 ओवर में रन रेट 11 पे चला गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ट्रिक थी कि जब आपको पता हो कि लाहौर की बॉलिंग, शायद ये मुझे लगता है किसी और की टीम होती तो ये हो जाता, क्योंकि लाहौर की बॉलिंग ऐसी है कि जिनके डेथ ओवर्स में बहुत उनके काफ़ी स्पेशलाइज्ड बॉलर हैं। तो शायद अगर वहाँ पे इनमें से शान और रिजी एक वो कर देते कि जहाँ से एकदम थोड़ा सा जल्दी थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर लेते तो शायद डिफरेंट रिजल्ट्स हो सकते थे। राइट, लाला कुछ कहना चाहता मैं ये कह रहा हूँ कि मुशी भाई बैठे हैं, जरा मुशी भाई से मैं अगला सवाल यही, मुशी भाई किस प्लान के तहत खिलाया है मुशी भाई? मुशी भाई आप इतने खामोश है, शर्मिंदा ना हो, अभी तो टूर्नामेंट शुरू हुआ है अभी। लेकिन वाकई जब 175 टोटल हुआ होगा तो डग आउट में क्या डिस्कशन क्या था कि यार मॉडरेट टोटल है, नॉर्मल टोटल है, हम चेस कर लेंगे। 100 पे एक खिलाड़ी आउट था, और जो बिल्कुल इमाम ने स्पेसिफिकली पिन पॉइंट किया है कि 9 रन की एवरेज, 9.5 की एवरेज से स्कोर हो रहा है, एंड सडनली 11 रन रिक्वायर्ड रेट। तो क्या अगर थोड़ा सा आप मुशी भाई लेकर चले हमें, व्हाट वाज द स्ट्रेटजी इन द डग आउट, चेस किस तरह किया? स्ट्रेटजी से पहले हम डग में बैठ के ये बात कर रहे थे कि यार यहाँ पे शाहीन और जो हारिस बॉलिंग कर रहा है, शायद अफरीदी होता तो उसने पैडल स्वीप पे छिक्का मार देना था। ठीक है, सी आई थिंक देखे ना, ये होता है प्रोएक्टिवली शाहिद की जवाब देना। तो क्योंकि वाकई ये शाहिद ने जो बात की है ना कि स्ट्रेटजी आप जो प्लेयरों को देते हैं, बिल्कुल आप लोगों के जितने भी मिसबा हो गया, शाहिद हो गया और इमाम हो गया, ये बिल्कुल सही है कि क्रेडिट पहले तो देना चाहिए शाहीन को। वो बड़ी अच्छा पिछले साल भी गेम अच्छा रीड करता है।
अच्छा मुशी भाई, हम आपका आंसर यहीं से कंटिन्यू करेंगे बिकॉज हमें एक ब्रेक की जानिब अभी बढ़ना है और ब्रेक का मजेदार डिस्कशन इस वक्त चल रहा है। अभी हम जा रहे हैं तिश्नगी रहे थोड़ी सी आपके जवाब को हम यहीं रोकेंगे बिकॉज डग आउट में लाला के स्वीप पे छक्के के अलावा और क्या बातें चल रही थी ये भी हम जानना चाहेंगे। फिलहाल जो है वो हम आपको एक ब्रेक की जानिब ले चलते हैं और कल के मैच के हीरो से भी आपकी हम गुफ्तगू करवाएंगे। सो क्या मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग जोर का जोर। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। मजेदार डिस्कशन हो रही है, जोरदार एनालिसिस भी हो रहा है कि कल के मैच में क्या हुआ था और डगआउट में क्या चल रहा था। ये हम बिल्कुल ब्रेक पे जाने से पहले हमने मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे ये जानने की कोशिश की थी कि जिस दौरान ये मैच इनके हाथों से, मुल्तान सुल्तान के हाथों से फिसलता हुआ लग रहा था, उस वक्त डगआउट पे क्या सिलसिला था, क्या चल रहा था। जी मुशी भाई, अगर आप कंटिन्यू कर सकें प्लीज। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ऑन सीरियस नोट आई थिंक उस वक्त मैं एक्चुअली एंडी के साथ यही बात कर रहा था कि जब जिस तरह ये हमारे एक्सपर्ट्स ने बिल्कुल अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है कि जब आपके पास पता होता है ना, आपके पास के दुनिया के बेस्ट बॉलर आपके पास डेप्थ में बॉलिंग करने वाले हैं ऑपोजिशन में, तो आपको जब डेविड वीजा आया था उसको आपको लूटना चाहिए था। उसको जो हमारे कैलकुलेशन होती है ना मैथमेटिकली, वहां पे आपने पकड़ना होता है बॉलर्स को कि ऑपोजिशन को यहाँ पे आप खत्म करते हैं। हो सकता है शहीन को जल्दी आना पड़ता और शहीन आके एंड में आके जोर लगाने की बजाय पहले जोर लगाता। तो आपने ये कैलकुलेशन करनी होती है कि डेविड वीजा या हुसैन तलत आता है तो उसको आपने फिर 10-10, 15-15 के ओवर लूटने होते हैं। उसमें 1-2 विकेटें गिर भी जाए तो खैर है, क्योंकि फिर आपके पास जो स्ट्रेंथ पड़ी होती है ना पावर हीटर की, वो तब काम आती है अगेंस्ट दोज काइंड ऑफ बॉलर्स लाइक शहीन एंड हारिस। इट्स वेरी डिफिकल्ट। दुनिया का जितना मर्जी कोई बड़ा स्ट्राइकर हो, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि स्ट्रेट वे जाके उनको छक्के मारना या चौके मारना जब आपकी एवरेज 10 से ज्यादा हो जाए। तो आई थिंक ये कैलकुलेशन जो होती है मैथमेटिकली यू हैव टू बी लिटिल बिट मोर प्रोएक्टिव कि आपको वो वहां पे लूटना पड़ता है। डेविड वीजा का एक ओवर मेरे ख्याल 3 रन का गया, एक में 7 में गया, उसके ऊपर आपको चांस लेना पड़ता है कि जी ये कोई 10-10 का जाए। जैसे ही आपका 6 ओवर आ जाता है या 8 रन चाहिए होते हैं तो फिर आपको चांस लेने की जरूरत नहीं होती शहीन के खिलाफ या हारिस के खिलाफ। वो नेचुरली एक बाउंड्री लगती है तो आपका स्कोर पूरा हो जाता है। जैसे कि देखें जितना आखिरी में 4 ओवर गंदा खेलने के बावजूद, गंदा खेलने का मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं कर सके सही प्लान, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की फिर भी 1 रन से आ रहे। तो आई थिंक ओवरऑल जो स्ट्रेटजी हम डग में बिठा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो प्लेयरों को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आज के दिन देनी होती है कि देखिए यहाँ पे आपने यहाँ पे आके मैथमेटिकली गलती की, यहाँ पे आप नेक्स्ट टाइम पे आपने ऑपोजिशन की बॉलिंग को रीड करना और उनके टारगेट करना होता है कि कौन सा बॉलर ऑन वीकर लिंक है, उसको आपने लूटना होता है। फिर जब एक बाउंड्री लगती है ना पहले बॉल के ऊपर, तो फिर वो ओवर 10 रन का जाना चाहिए, फिर वो 6, 7, 8 का नहीं जाना चाहिए। तो ये आजकल की मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट भी है कि यू गॉट टू बी वेरी स्मार्ट कि किसको कब लूटना है। तो आई थिंक ये बड़ी मैटर करती है चीजें। मुश्ताक, एक और बात जानना चाहेंगे। खुशदिल शाह लास्ट टाइम बड़ा उनका ऑलराउंडर वाला रोल था, लाइक रन्स तो कर ही रहे थे, उसके अलावा ही वाज वेरी हैंडी विद द बॉल एज वेल। कल बॉलिंग ना करवाने की कोई खास वजह थी? ये भी कोई स्ट्रैटेजी या प्लान का हिस्सा था? नहीं, आई थिंक खुशदिल को ऑलरेडी वो जेन में था हमारे बॉलिंग करने का, वो क्योंकि कप्तान ने डिसीजन करने होते हैं। एंड आई थिंक उसमें क्या था, जैसे ही आपने देखा उसामा ने और अकील ने बड़ा पैक करवाया है। उसामा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, तगड़ी बॉलिंग फखर के खिलाफ। जब फखर सेट होता है तो बड़ा मुश्किल होता है एज ए लेग स्पिनर के उसको बॉल करना, क्योंकि उसके रेंज में जब बॉलिंग आती है तो वो छक्के मार देता है। वो शाहिद की तरह, मिसबा की तरह टांग रख के छक्के मारता है, चाहे जितना मर्जी मुश्किल बॉलिंग करें। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसामा ने हमारे प्लान्स के मुताबिक बॉलिंग की। जैसे ही हमने उसको आउट किया ना, फखर को आउट किया था, एज यू गाइस नो कि वहां पे आपके एटलीस्ट 15 से 20 रन वो उनके शॉट हुए हैं वहां पे। तो आई थिंक उसामा को क्रेडिट देना चाहिए। और अकील ने जिस तरह बॉलिंग की है पावर प्ले में, और पावर प्ले में बड़ी अच्छी बॉलिंग की उसने, तो हमारा ये जो मोमेंटम था खुशदिल को मौका ही नहीं मिल सका। और जब आपने मेन बॉलर खिलाने होते हैं ना, तो वो आप मेक श्योर करते हैं कि उनको पूरा चांस दे, ताकि आने वाले टूर्नामेंट में आपको पता चले कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेस क्या है। अब ये बड़ी चीजें देखनी पड़ती हैं आप। बिल्कुल। और पहला मैच है, पहले मैच में अभी आपको ये पता चलेगा कि क्या, कहाँ, कैसे कॉम्बिनेशन सेट करेंगे। बट लाला, लाहौर कलंदर्स की जो हम एक मेजरली सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस जो सबसे ज़्यादा करते हैं, उनके जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके हवाले से, कल भी एक प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का लड़का उनका खेला, मिर्ज़ा ताहिर बेग। व्हाट अ परफॉर्मेंस ही गेव एज अ डेब्यूटेंट। वो कोई ऐसी, आप जब बॉलिंग अटैक की बात करते हैं तो मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग अटैक इज़ प्रिटी गुड, और जिस तरह उसने ओपन किया फखर के साथ और जिस तरह खेला, उस लड़के ने अब तक जो है सिर्फ लाहौर कलंदर्स टूर टू नमीबिया हुआ था जो खेला है, एंड दिस वाज द वेरी
फर्स्ट T20 मैच दैट ही प्लेड ऑन दिस स्टेचर। सो लाहौर कलंदर्स की तरफ से एक और ऐसा लग रहा है कि आपको सितारा बनता हुआ दिख रहा है। देखें, फ्रेंचाइज का मतलब ये नहीं कि महीने में आके 1.5-2 महीने क्रिकेट खेलें और उसके बाद फिर नजर ना आए। फ्रेंचाइज के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इनकी हमारे PCB को और गवर्नमेंट के साथ मिलकर जितनी भी फ्रेंचाइजेज हैं जिस शहर की है, इनकी अपनी इनको ज़मीन देनी चाहिए, उसके ऊपर ये अपनी अकेडमीज बनाएं जहाँ से प्लेयर्स निकले ना। अब 2-3 आपकी फ्रेंचाइजेज हैं जो काम कर रही हैं इस हवाले से, टैलेंट को लेके आ रही हैं, पूरे पाकिस्तान में ट्रायल्स लेते हैं। तो मेरे ख्याल में इसी तरह का फ़ायदा इसी का है फ्रेंचाइज का कि पूरे साल बिजी रखे अपने आप को, आप अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं, डेवलपमेंट बहुत हो सकती है, टैलेंट पूरे मुल्क से बड़ा ज़बरदस्त आके जमा हो सकता है। और आप सिर्फ उन अकेडमीज के अंदर बच्चों को क्रिकेट नहीं खिलाना, उन बच्चों की ग्रूमिंग, उनको एक्सपोजर देना, बाहर के कोचेस को लेकर ना बहुत कुछ कर सकते हैं आप, तो ये बड़ी जिम्मेदारी है। एब्सोल्युटली जी। कभी कभार मैच में ऐसा होता है कि किसी को मैन ऑफ द मैच मिल रहा होता है, जाहिर उसकी परफॉर्मेंस अपनी जगह होती है, लेकिन अमेरिकन स्पोर्ट में अक्सर एक चीज होती है व्हिच इज कॉल्ड द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, यानी उनका फोकस ये भी होता है कि कौन सा खिलाड़ी है जिसने एक ओवरवेलमिंग शायद परफॉर्मेंस ना दी हो, लेकिन की मोमेंट्स में जो है अपनी टीम को मैच जितवा दिया हो। तो कल जो है वो जमान खान थे, हम थोड़ी देर पहले उनकी बात भी कर रहे थे, किस तरह आखिरी ओवर उन्होंने लिया, उनकी शाहीन से कोई कॉन्वर्सेशन, कोई बातचीत हुई और उन्होंने शाहीन ने पूछा होगा कर लोगे, उन्होंने कहा लाओ मैं कराता हूं, और मैच अपनी टीम को जितवा भी दिया। और जमान हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, लाइन ड्रॉप हो गई, लाइन ड्रॉप हो गई। जिस तरह जमान ने जो है वो मुल्तान सुल्तान की उम्मीदों पे पानी फेरा था, अभी आ जाते हैं उम्मीदों पे पानी फेरा, बट हम आगे कंटिन्यू करते हैं बात, और जैसी जमान हमें ज्वाइन इन करेंगे तो हम जमान से जो है वो कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। बट इन अ नटशेल अगर मैं ये पूछूं कि क्या सही कर सकता था मुल्तान सुल्तान और क्या गलत कर सकता, बिकॉज जिस तरह हम भारी भरकम, मिसबा कल आपने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था मुल्तान सुल्तान की बैटिंग इज वेरी वेरी हैवी लोडेड। मतलब यू टॉक अबाउट पुलार्ड, यू टॉक अबाउट मिलर, यू टॉक अबाउट खुशदिल शाह, ऑब्वियसली रिजवान शान। क्या कहीं किसी पॉइंट पे ये लगता है कि शायद रिजवान और शान बहुत सिमिलैरिटी में खेल रहे हैं, एज एक्यूमुलेटर स्टार्ट कर रहे हैं, और इस वजह से जो है वो इशू आ रहा है मुल्तान सुल्तान में। बट बिफोर आई जस्ट गो टूवर्ड्स योर आंसर, यस द स्टार, कल के जो स्टार हमारे साथ जमान मौजूद हैं। सो जमान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो जमान आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ये जो आपने अब एक नया आपका ये अंदाज है ना कि नहीं जी लाहौर कलंदर्स के लिए आखिर में आके जो ओवर करना है, ये अब आप कंसेक्यूटिवली लगातार कर रहे हैं। जी बस अल्लाह का शुक्र है, जितना मैं टीम के लिए कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, तो बस अल्लाह ताला की तरफ से हो जाता है सारा। और जमान ये बात तो ज़ाहिर है हम जानना चाहेंगे कि शाहीन ने जब आखिरी ओवर आपको दिया होगा तो कोई खास इंस्ट्रक्शन दी थी, कोई दुआ हुआ पढ़ के फूंक दी थी शाबाश मेरे भाई करके कोई, या उन्होंने कोई मशवरा दिया था क्या करना है यहाँ पे, क्या बोला था शाहीन ने आपको? बस यही था, उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया। पहले तो डेविड विजर को बुलाया, तो मैं फाइन लेग चला गया, तो मैंने दिल में सोचा यार शाहीन भाई मुझे ही बुलाएंगे इंशाल्लाह, तो वो ट्रस्ट किया, फिर गया, उन्होंने हौसला दिया कि ज़मान यावर तुमने करना है और बड़े दिलेरी से करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दिलेरी से किया तो अल्लाह ने कामयाबी दे दी। अच्छा जमान, हमारे साथ यहाँ पे शाहिद खान आफरीदी मौजूद हैं, मिसबाहुल हक मौजूद हैं, इरम जावेद मौजूद हैं, इमामुल हक मौजूद हैं और मुश्ताक अहमद भी मौजूद हैं। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले तो लाला आप अगर जमान को कुछ कहना चाहते हैं। नहीं जमान, वेरी वेल डन, बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप बॉलिंग कर रहे हैं और ख़ास तौर पे वेरिएशंस के साथ। यॉर्कर भी आपके पास बहुत अच्छा है, स्लो बाउंसर आपके पास बहुत अच्छा है, पेस आपकी बहुत अच्छी है। कल की पिच पे जो आप स्लो बॉल कर रहे थे, बॉल ग्रिप ले रहा था, फंस रहा था बॉल, या यॉर्कर पे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे? क्योंकि जो आपने लास्ट बॉल किया, अगर मैं होता मैं तुम्हें छक्का मार देता, क्योंकि बिल्कुल सामने बॉल थी वो, और खुशदिल ने मिस कर दिया वो बॉल। तो यॉर्कर ज्यादा इजी था कल के पिच पे या स्लो बाउंसर्स वगैरह थे? शाहिद भाई पहले तो आपको शुक्रिया, खुश रहें। बड़ी बात होती है इतने बड़े प्लेयरों से बात करना, मेरे बस की बात नहीं है। तो ये था कि विकेट पे इतना वो नहीं था, मसलन स्लो वन इतना, क्योंकि आगे पोलार्ड खड़ा था, इस वजह से शाहीन भाई ने कहा था सिर्फ यॉर्कर करने हैं, क्योंकि इटर खड़े हैं, ये ना हो कि लेंथ बॉल आसानी से खेल सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह
उन्होंने माइंड में डाला था कि जमान कोई बॉल पीछे नहीं करना, सिर्फ यार्कर करने। लास्ट बॉल थोड़ा सा लेंथ पड़ा है, मगर ये था कि अल्लाह ताला की तरफ से अच्छा हो गया। मिसबा, आप कुछ बात करना चाहें जमान के लिए, कोई एडवाइस कुछ और? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ जो आप हमें बात कर रहे हैं जमान, माशाल्लाह, जो सबसे अहम चीज़ होती है अंडर प्रेशर, वो होता है आपका टेम्परामेंट और आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ थी, शाहीन ने अचानक बुलाया ज़मान को, लेकिन ज़मान के कहीं पे भी चेहरे पे ये नज़र नहीं आया तो लो जी मुझे फंसवाने लगा कप्तान। मतलब ही वाज हैप्पी, और बड़ा उसका जो फेस था, वो एक्सप्रेशन बड़े ज़बरदस्त थे, और वो हम जो देख रहे थे, हमें भी कॉन्फिडेंस से एक नज़र आया कि भाई ये बचा लेगा, ये जितने आराम से मतलब इसने ओवर लिया है, और अगर बाउंड्री लग भी गई है तो ही जस्ट बेसिकली वाज इन अ सिचुएशन, पैनिक नहीं हुई, आराम से इसने सिंपल रखा काम को। लाला ने कहा कि स्लो कटर चल सकता था, लेकिन बात यह है कि जो इसको लगा, सिंपल रखा इसने प्लान, जो इसको कॉन्फिडेंस लगा कि हाँ ये मेरी चीज़, ये मेरी स्ट्रेंथ है, उस पे ये गया। और मेरे ख्याल में ऐसी सिचुएशंस में ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है। इसी वजह से लास्ट ईयर भी इसने मैच जिताया, कल का मैच भी जिताया, तो वेरी वेल डन। ऐसे प्रेशर सिचुएशंस में जब आप ऐसी परफॉर्मेंसेस करते हैं तो ये आपको बड़ा प्लेयर बनाती हैं। आपको क्रंच सिचुएशन में जब वो हैंडल करते हैं आप, तो वो बताती है कि आप बेसिकली किस चीज़ के बने हुए हैं। तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी द वे ही इज़ बॉलिंग अंडर प्रेशर, और जो स्माइल रहती है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है। और वो कोई एक मसनूई स्माइल नहीं थी, वो बिल्कुल वो एंजॉय कर रहा था, बड़े मज़े में जैसे जा रहा था, और यू कैन फील कि यार इसको कोई मसला नहीं है, कोई इस पे प्रेशर नहीं है इस चीज़ का कि मैच में क्या होगा। सवेरा ये बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम देख भी रहे होंगे, क्रिकेटर्स भी देख रहे होंगे। ये मिसबा का जो पॉइंट है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वो कॉन्फिडेंस होता है जो प्लेयर के अंदर होता है, जिससे दिखाता है अगर चौका लग भी जाए, जिस तरह मिसबा कह रहा है चौका लग भी जाए, लेकिन उसके चेहरे पे उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं हुई, वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ। तो मेरे ख्याल में अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मिसबा की, हम भी काफी दफा बात करते रहे इस चीज, लड़कों को इस चीज की जो अवेयरनेस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है देना। बिल्कुल, और वो कहते हैं ना कि आप जब पॉजिटिव होते हैं, आप जब पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपको अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। आप ज़माना आप कुछ ऐड इन करना जी। मुश्ताक भाई, आप? मैं कोई एक नसीहत कर सकता हूँ जुमान को, अगर आप बिल्कुल नसीहत कर सकते हैं। ये तो हमने आपको कठेरे में सामने लाके खड़ा कर दिया है जमान को, यही है वो जिसने हराया कल आपकी टीम को। उम्र भी है, मुशबे नसीहत की उम्र भी है, वसीयत की अभी नहीं है। नसीहत तो सुन ले पहले मेरी, आप लोग बड़ा एंजॉय करेंगे नसीहत। प्लीज जमान, अगर जब भी आप शाहीन आपको लास्ट ओवर मुल्तान सुल्तान के खिलाफ देना, तो उसको कहना कि मेरी हैमस्ट्रिंग टाइट है, मैंने नहीं बॉलिंग करना। ये वसीयत हो सकती है, नसीहत नहीं हो सकती। मुशी भाई, आपकी गोटी के ऊपर मेरी गोटी। तो जमान से पूछते हैं, जमान इस नसीहत पे अमल करेंगे फिर? आइंदा ये बोलना है शाहीन को? नहीं, शाहीन भाई को बोल दिया तो फिर बोल दिया तो फिर हो जाएगा। वैसे ये बताएं जमान, शाहीन कप्तान कैसे ऑन द फील्ड? लाइक गुस्से वाले हैं, बिल्कुल भाइयों की तरह हैं, नरम मिजाज हैं, कैसा है उनका सिलसिला, जरा ये बताएं। नहीं, माशाल्लाह नरम मिजाज वाले हैं। जिस तरह KPL में आपने देखा हुआ शाहिद भाई मेरे कप्तान थे, उसी तरह शाहीन भाई भी कप्तानी करते हैं। तो ये है जिस तरह फैमिली नहीं होती, फैमिली की तरह सारे लड़कों को सपोर्ट करते हैं, तो उसी की वजह से सारा इतना कुछ मिलता है। बिल्कुल, अभी एक चीज जो सब बड़ा जी सॉरी अच्छा, हैविंग सेड दैट, ऑन सीरियस नोट, जब आप ये जितने भी बात कर रहे हैं, शायद ने या मिसबा ने बात की है, ये जमान भी खड़ा है, और जितने भी हमारे यंगस्टर्स सुन रहे हैं बात, जब एज ए सिलेक्शन में जब आप एज ए कोचेस बैठते हैं ना, तो जब आप आपकी प्लेयर की सिलेक्शन करते हैं ना 11 के लिए या 14 के लिए, तो मैं तो इस पर बहुत बड़ा बिलीव करता हूँ कि टेम्परामेंट को आपको पहले देखना चाहिए, क्योंकि जो स्किल लेवल होते हैं ना, वो आपको एक टाइम तक आपकी मदद करते हैं, और जो आपका टेम्पर है वो फिर अंडर प्रेशर आप लोगों के जो नर्व्स होती है ना, वो आपके
जो प्लान्स होते हैं या आपके स्किल लेवल होते हैं, फिर वो आपको वहां से आपको पता चलता है। आप कई देखें दुनिया में कितने कितने बड़े बैट्समैन होते हैं, कितने कितने बड़े बॉलर होते हैं, जब भी प्रेशर सिचुएशन आती है तो वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो वेल डन टू ज़मान फॉर, मैं उसको बड़ा क्रेडिट देता हूँ। हमने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया था, कल भी हमने मीटिंग में बात की थी कि वेल डन टू ज़मान एंड शाहीन, दे बोल्ड वेरी वेल एंड दैट्स व्हाई यू गाइस एक्चुअली वन। वेरी गुड। इमाम भी हमारे साथ हैं, इरम यहाँ पर मौजूद हैं, और अब इमाम ज़मान का एक्शन मलिंगा से बहुत मिलता जुलता है, स्लिंगिंग एक्शन जिसको कहा जाता है एंड ऑल। हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू फेस अ बॉलर लाइक दिस, स्पेशली क्रंच सिचुएशन में। मलिंगा भी बड़ी एक्सपर्टीज़ रखते थे डेथ ओवर करवाने के लिए, छोटे टोटल्स को डिफेंड करने के लिए आखिर में। सो क्या कहेंगे इमाम इनके बॉलिंग स्टाइल के हवाले से और कल की परफॉर्मेंस के हवाले से? नहीं, पहले तो बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा ज़मान को। अभी यंगस्टर है और अभी माशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत लंबा खेलना है इसने, पाकिस्तान के लिए भी खेलना है। लेकिन देखें, शुक्र है जब हम क्रिकेट में आए, जब हम इंटरनेशनल खेले तो मलिंगा तो छोड़ गया था, तो हमने उसको फेस नहीं किया। लेकिन इसको जब भी हमने नेट्स पे फेस किया है, जब भी हमने प्रैक्टिस मैचेस में इसको खेला है, तो ऑब्वियसली जब इसकी एक पेस है जो आपको जो है आपको एकदम सरप्राइज़ करती है। क्योंकि अगर इसकी पेस होती 130 तो शायद हो सकता था कि आप इसको रन्स के लिए जा सकता था, लेकिन 140 पे स्लिंगी एक्शन, जिसके पास स्लो वन भी हो और यॉर्कर भी हो। और एक बात मिसबा भाई ने और शाहिद भाई ने बहुत ज़बरदस्त की कि ये जो क्रंच सिचुएशन की होती है, मेरे ख्याल से ये जो क्रंच सिचुएशन पे जो बॉडी लैंग्वेज है ना, इसका बहुत दारोमदार आपकी प्रैक्टिसेस और प्रोसेस से है। कि अगर आप प्रैक्टिसेस रोज़ करते हो और आप उस बॉल की या उस चीज़ की स्पेसिफिक प्रैक्टिस करते हो, तो वो फिर प्रेशर सिचुएशन जब आती है तो उसमें ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपके माइंड को वो एक सिग्नल जा रहा होता है कि आप रोज़ इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो उसी वक्त फिर आपकी जो है मैच में जो है वो सिचुएशन को आप कोप कर सकते हो। और बिल्कुल जिस तरह का इसका टैलेंट है और जिस तरह काफ़ी छोटी एज में अभी इंशाल्लाह इसने पाकिस्तान भी खेलना है, तो बेस्ट विशेज़ हैं। और जिस तरह का ये एक्शन है, इसको मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है कि एंड ओवर्स में स्पेशली इसको लंबे छक्के मारना। बिल्कुल, और फेस करना काफ़ी मुश्किल, जिस तरह अभी कंटिन्यूसली जो है वो ज़मान बॉलिंग कर रहे हैं। इरम, एक कप्तान के लिए कितना ये एक फ़ायदेमंद होता है कि एक ऐसा बॉलर जो कि क्रंच सिचुएशन में खुद आगे बढ़ के कहता है कि ये मुझे क्यों नहीं मौका दे रहे, मैं इस क्रंच सिचुएशन में। वरना यूजुअली ऐसा लगता है कि नहीं जी, कप्तान ने किसी का करियर ख़राब करना है तो उसको क्रंच सिचुएशन में, ये एक इंप्रेशन आता है नेगेटिव सा। मगर एक प्लेयर जो कि खुद आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेके, येस दिस इज द क्रंच सिचुएशन एंड आई वांट टू स्टैंड फॉर माय टीम, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर द कैप्टन एंड द टीम इटसेल्फ। जिस तरह कप्तान का ना कोई एक रोल नहीं होता, कप्तान ने बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं। तो मुझे लगता है जब हम भी खेलते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई बॉलर जो है वो खुद से आके कहे कि आप ये मुझे दो, लास्ट ओवर है मैं करूँगा। तो इस चीज़ पे मैं ज़मान को बहुत ज़्यादा मुबारक दूंगी और बहुत अच्छा लगा इनको देख के, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन कल इनको देख के इनको खुद पे जो यकीन था ना, वो मैंने कल टीवी में देखा। लाइक लास्ट बॉल थी तो 5 या 6 चाहिए था जब, तो ये अपने रनअप पे थे और जब चलने से पहले ये इन्होंने नाम है ना अपना सर हिलाया है कि मैं नहीं ये करने दूंगा। तो बस जाके इन्होंने बॉल डिलीवर किया है और वो नहीं कर सके और लाहौर के अंदर जीता है। तो इसी में बहुत मुबारक दूंगी ज़मान को। इसी तरह बस खेलते रहें और जोश और जज्बे से खेलते रहें। जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट कि ज़मान जो है वो 6 साल के थे जिस वक्त पोलार्ड ने डेब्यू किया था, और जिस तरह कल वो आमना सामना हुआ है। ज़मान, एक खिलाड़ी आपके सामने ऐसा हो जो कि दुनिया भर की, हमने कल भी बात की थी, दुनिया भर की लीग्स खेल चुके हों, मतलब जो अदील ने तो कहा था जो लीग्स नहीं भी होती वो भी खेले हुए होते हैं। कुछ थोड़ा सा भी कोई कुछ प्रेशर फील हुआ कि नहीं जी एक ऐसे खिलाड़ी के सामने आमना सामना हो रहा था? नहीं, पोलार्ड को तो पहला ही सामना करना पड़ा पहली बार। काफी थोड़ा सा था मसन के उनकी बॉडी, मसन का मसल, मुझे लग रहा था इनको अगर स्लो भी कर दिया थोड़ा बहुत तो ये बाहर ही निकालेंगे बाउंड्री से। तो यही कोशिश थी कि मैं इनको जितना भी आगे यार्कर कर सकूं तो उतना ही बचूंगा। या बिल्कुल, केरन पोलार्ड की हिस्ट्री भी बड़ी ख़तरनाक है। कराची किंग्स के लिए एक बार आखिरी गेंद पे वो चौका मार के मैच जितवा भी चुके हैं दुबई में। लेकिन बहरहाल ज़मान, गुड लक टू यू, कंग्रेचुलेशंस एंड बहुत सारी दुआएं इस टूर्नामेंट में आगे भी आपकी कामयाबी के लिए। और इसी तगड़े पैनल के साथ हम एक बार फिर से आपकी खिदमत वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, और हमारे पास थोड़ा सा टाइम अब शायद ना हो कल के मैच को डिस्कस करने का। वी वुड लाइक टू प्रीव्यू
द हाई ऑक्टेन क्लैश जो कि अब से थोड़ी देर बाद नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में शुरू होने वाला है। हम बढ़े हैं फिलहाल ब्रेक की जानिब, मिलेंगे आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग जोर का जोर। जोर का जोर में एक दफा फिर से खुश आमदीद और जबरदस्त डिस्कशन चल रही है। बहुत अच्छे से कल के मैच को हमने डाइसेक्ट किया कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। लाहौर कलंदर्स ने 1 रन से कल जीत हासिल की मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट। मगर आज जो आइकॉनिक मैच होने वाला है, आइकॉनिक इसलिए हो गया है कि ये जो बैटल ऑफ वर्ड्स चल रही थी वो अब जरा सामने होगी फील्ड के ऊपर। यानी जितनी आपने बातें करनी थी वो कर ली हैं। अब पता चलेगा कि ये बॉल सही चलेगी या बल्ला सही चलेगा। सो देखना है जब मुकाबला होगा और ये 2 बड़ी टीम्स एक दूसरे के आमने सामने होंगी। एक तरफ होगी कराची किंग्स और दूसरी तरफ होगी पेशावर ज़ल्मी। हाँ जी बिल्कुल, ये कोई एक अनलाइकली जिसे कहना चाहिए ना कि एक राइवलरी डेवलप हो गई है पाकिस्तान सुपर लीग 8 स्पेसिफिक। ये राइवलरी जो है स्पेसिफिक हुई है, वरना वी नो कि जब हम कराची का राइवलरी की बात करते हैं तो फिर हम लाहौर की बात कर रहे होते हैं। अगर हम पेशावर की बात करते हैं तो कोयटा के साथ उनके कम बड़े क्लोज मैचेस हुए हैं। लेकिन यस, दिस वन इज गोइंग टू बी अ क्रैकर टुडे और नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में वेयर वी एक्सपेक्ट इज गोइंग टू बी अ हाउसफुल टुडे। कराची वर्सेस कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। और यस, इन दोनों टीमों के दरमियान भी अगर हम माजी में देखें तो कुछ बड़े यादगार मैचेस हुए हैं और हम हेड टू हेड भी है थोड़ी देर में नजर डालेंगे इन दोनों टीमों के दरमियान क्या रहा है सिलसिला। सो देयर यू गो। सो पेशावर ज़ल्मी का एक क्लियर उनको जो है वो बढ़तरी हासिल है। 17 दफ़ा ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आई हैं। पेशावर ज़ल्मी हैज़ won it 12 times and कराची किंग्स हैज़ won it 5 times। सो क्लियर कट बढ़तरी। लाला, आप दोनों टीमों से खेल चुके हैं, आप कराची किंग्स से भी खेले हैं, आप पेशावर ज़ल्मी से भी खेले हैं और ज़ाहिर है मैं एक बार फिर तो नहीं पूछूंगा किस टीम के साथ खेलने में ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन काफ़ी डोमिनेशन रही है। नंबर से भी आपको अंदाज़ा हो रहा है पेशावर ज़ल्मी ने डोमिनेट किया है कराची को। देखिए, पेशावर का कॉम्बिनेशन हमेशा से बहुत ज़बरदस्त रहा है और मैं लास्ट टाइम भी बात हो रही थी, मुझे समझ नहीं आता कि हार क्यों जाते हैं, फाइनल जीतते क्यों नहीं है या पहुंचते क्यों नहीं है। तो कॉम्बिनेशन हमेशा से इनकी बड़ा ज़बरदस्त रहा है। इनका मोहम्मद अकरम हमेशा क्योंकि बड़ा सीरियस वो काम करता है और बड़े प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को लेके चलता है। और मेरे लिए तो ये भी हैरत की बात है कि मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं था। मैं इमाम को टीवी पे देख रहा था, मैंने कहा इमाम खेल नहीं रहा कि पेशावर से यहाँ टीवी पे बैठे, इसका मैच कब है? तो मुझे कहा कि वो इमाम टीम में नहीं है। तो आई मीन के ऐसी कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं अचानक से, समझ नहीं आता मुझे। लेकिन ये है कि देखें दोनों टीमें अगर अभी देखें, क्योंकि अभी आप बता रहे थे कि कुछ प्लेयर्स यहाँ से नहीं आ रहे, पूरा इनका जो स्क्वाड है वो पूरा नहीं है। आज का मैच भी मैं समझता हूँ कि कल के मैच की तरह ही होना है, मज़ेदार मैच होगा और इसीलिए हम बैठे हुए हैं कि हम अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं, अच्छे मैचेस हो ताकि हम सबको मज़ा आए, हम सब बात कर सकें। और आज जिस तरह मोहम्मद आमिर की बात आप लोग कर रहे हैं, काफ़ी सोशल मीडिया पे आमिर और बाबर का चल रहा है, मैं तो खास तौर पे बैठूंगा ये मैच देखने के लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये जो है ना, ये जो ऑन फील्ड स्पाइस और ऑन फील्ड टाकरा ये हमें देखने को मिलेगा। मगर मिसबा, जब मैं आपसे पूछती हूँ ऑन पेपर, जब हम टीम्स की बात करते हैं और ऑन पेपर जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, तो जो फॉरेन प्लेयर्स हैं पेशावर ज़ल्मी के, मैं बता दूँ किन किन की अवेलेबिलिटी इस वक्त मौजूद है। तो जिमी नीशम है, शकीबुल हसन है, टॉम कोलर है, कैडमोर अवेलेबल है और पीटर इनके पास अवेलेबल है एंड राजा पक्सा अवेलेबल हैं। ये फॉरेन प्लेयर्स हैं जो इस वक्त ज़ल्मी के पास अवेलेबल है। दूसरी तरफ कराची किंग्स की बात करूं तो कराची किंग्स का पूरा स्क्वाड कराची किंग्स को आज जो है वो मैच खेलने के लिए अवेलेबल है। कौन सी टीम ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग लग रही है आपको? देखिए, ओवरऑल अगर मैं देखूं तो लग रहा है कराची की टीम ज़्यादा बैलेंस लग रही है। जो ऑप्शंस हैं उनके पास और जिन जिन रोल्स में उनकी टीम ओवरऑल नज़र आ रही है, उनके पास ऑप्शंस स्ट्रॉन्ग लग रही हैं, उनकी बेसिस ज़्यादा कवर्ड लग रही हैं। अगर टॉप ऑर्डर उनका देखें, शर्जील है, फिर उनकी स्पिन बॉलिंग देखें, इमरान ताहिर है वहाँ पे, और ओवरऑल उनकी फास्ट बॉलिंग देखें वो भी ज़बरदस्त है। उनके पास ऑलराउंडर्स भी दोनों जो फिनिशर नंबर 6-7 पे खेलने वाले हैं वो ज़बरदस्त हैं। बेन कटिंग है ऑब्वियसली, फिर उनके पास लोकल आमिर यामीन है, रिस्ट स्पिनर उनके पास बहुत अच्छे हैं। और मेरे ख़्याल में जो ओवरऑल अगर आप बैलेंस देखेंगे और ऑप्शंस देखेंगे तो कराची की बेहतर है। माद वसीम सबको पता है कि ही सो इफेक्टिव विद अ न्यू बॉल, कप्तान भी अच्छे हैं। सो आई थिंक पेशावर
क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी चेंजेस आती हैं। पिछली टीम बिल्कुल डिफरेंट थी, अब काफ़ी इनकी चेंजेस हैं। नो डाउट के अच्छे प्लेयर हैं इनके पास, बस इनको अगर वापस आना है यहाँ पे और इनको जल्दी को इम्पैक्ट छोड़ना, तो बड़ी जल्दी इनको सेटल डाउन होना पड़ेगा इस कम्बिनेशन में। मिडिल ऑर्डर में भी देखें तो कराची ने शोएब मलिक है, शोएब मलिक जिस तरह की फॉर्म में है, जितना एक्सपीरियंस है उनका, ये एक बहुत बड़ा उनको एडवांटेज होगा वहाँ पे। तो सारी बेसिस उनकी टॉप टू बॉटम अगर बैटिंग में भी देखें, स्पिन बॉलिंग देखें, नया बॉल देखें, फिर डेथ बॉलिंग देखें, एंड्रू ट्राई है उनके पास, अगर वो अवेलेबल हैं तो वो डेथ बॉलिंग बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं, आमिर होंगे साथ। तो आई थिंक ओवरऑल कम्बिनेशन मुझे इनका बेहतर नज़र आ रहा है। बट T20 क्रिकेट है, T20 क्रिकेट में कोई एक इनिंग, कोई एक अच्छी बाबर आजम उधर हैं, हारिस हैं, कोई भी एक अच्छी इनिंग कहीं पे भी मैच का पासा पलट सकती है, क्योंकि बॉलिंग फिर भी एटलीस्ट कहीं ना कहीं एक्स फैक्टर। और मिसबा टॉस मैटर करेगा, इम्पैक्ट डाल सकते। मिसबा टॉस मैटर करेगा। लाला टॉस डिपेंड करता है, मुझे नहीं पता कि कराची में इस टाइम को ड्यू की सिचुएशन है या नहीं, बट पिछले PSL में भी शुरू में बड़ा टॉसेस इंपॉर्टेंट होते थे और टॉस की बड़ी वो होती थी, पूछा। लेकिन लेटर ऑन ये हुआ कि टीम्स बैटिंग फर्स्ट स्टार्ट विनिंग द गेम। सो कराची में अगर ड्यू फैक्टर नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल फिर इतना ज़्यादा कोई टॉस को मैटर करना चाहिए। और कल का जो टॉस था मिसबा, कल का जो टॉस था वो मुल्तान जो जीता था, टॉस जीत के उन्होंने बॉलिंग की, तो क्या डिसीजन, आप क्या समझते हैं कैसा डिसीजन था वो? मैं समझता हूँ लाला के दोनों टीमें अपनी स्ट्रेंथ पे खेली। मुल्तान को पता था कि उनकी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है, वो उन पे मैच नहीं डाल सकते, तो उनकी बैटिंग ज़्यादा एक्सपीरियंस थी। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक डिसीजन किया कि हम चेस करेंगे, जबकि लाहौर के लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई। उनकी स्ट्रेंथ ही ये रही है पिछली PSL में कि जस्ट पुट रन्स ऑन द बोर्ड, और फिर उनके पास बॉलिंग की डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि उनके 5वें और 6ठे नंबर पे भी वो बॉलर बॉलिंग करने आ रहे हैं जो कि डिसेंट बॉलर हैं। अब हुसैन तलत सबसे, मतलब मैंने इस्लामाबाद में भी खेला है, सुई नॉर्दर्न में खेला, वो ऐसी सिचुएशंस में वेरिएशंस के साथ बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करता है, आपको विकेट भी दे जाता है। तो उनके पास ये छठा बॉलर है या 5वें और 6ठे बॉलर हैं, तो आई थिंक वो उनके लिए बड़ा अच्छा वर्क किया है। पहले बैटिंग फ़खर जमान को एक टाइम मिला कि ठीक है मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड करना, ऊपर से लंबा खेलना है। जब चेज़ में आप कई दफ़ा खेल रहे होते हैं और एक आधे बैटर पे अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं तो प्रेशर आप पे बिल्ड होता है, कहीं ना कहीं आपको एवरेज ऊपर जाती हुई नज़र आती है, आप गलती कर जाते हैं, आउट हो जाते हैं, मैच से बाहर हो जाते हैं। तो आई थिंक दोनों अपने स्ट्रेंथ पे खेली टीमें, ठीक और लाहौर ने अपनी। अच्छा मिसबा, अभी आपने एक प्लेयर का नाम लिया, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा मेरे साथ खेला भी कश्मीर लीग के अंदर, और मैं समझता हूँ कि अगर अब्दुल रज़ाक की जगह उस प्लेयर पे थोड़ी सी मेहनत की होती तो आज वो अब्दुल रज़ाक की जगह आया हुआ था, और हमारे वनडे स्क्वाड के लिए जो हमें एक कमी नज़र आती है 6ठे 7वें नंबर पे, वो उसको पूरा कर सकता था। क्योंकि ये लड़का आपके साथ भी खेला है, मेरे साथ भी खेला है। हुसैन तलत की अभी आपने बात की है, मुझे थोड़ा सा हुसैन तलत के बारे में थोड़ा सा आप प्लीज़ बताओगे कि क्या उसको इशू है या क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव चीज़ें हैं उस लड़के की? आई थिंक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, बहुत अफेक्टिव प्लेयर है, और स्पेशली जो मिडिल ऑर्डर में जैसे आज दुनिया चल रही है, इंग्लैंड की टीम की बैटिंग हमने देखी है टेस्ट मैचेस में, हुसैन तलत एक ऐसा प्लेयर है कि जो उसी तरीके से डोमिनेट करता है, स्पेशली स्पिन को। वाहिद बैट्समैन है पाकिस्तान का इस टाइम पे मिडिल ऑर्डर में कि जिसको सारे शॉट खेलने आते हैं अगेंस्ट स्पिन। वो निकल के सामने भी छक्का मार सकता है, स्लॉग स्वीप पे भी छक्का मार सकता है, एक्स्ट्रा कवर बड़ी अच्छी मारता है, फिर रिवर्स स्लैब मारता है, पेडल स्वीप, सारी हर किस्म की वो शॉटें खेलता है पूरा पैकेज। मैं खुद समझता हूँ कि वनडे क्रिकेट में ऐसा प्लेयर 5-6 पे आना जिसके पास सारी गेम हो, फिर 4 डे में भी उसने रन्स किए हुए हैं, यानी उसके पास वो नॉर्मल क्रिकेटिंग जो टेक्निक है वो भी है, और बॉलिंग बड़ी, आपको ऐसा प्लेयर कहीं पे भी आपको 5 से 6, इवन हम तो उसे 10-10 भी ओवर भी कराते थे वनडे में। तो आई थिंक फॉर फ्यूचर इन पाकिस्तान उसको आप देख सकते हैं। नो डाउट थोड़ा सा उस पर था कि वो कई दफ़ा लंबा खेल जाता है, उस तरीके से गेम को टेक ऑन नहीं करता, जो कि मैंने अभी प्रीवियसली 2 सीजन्स में KPL में भी देखा है
यहाँ पे भी उसने अपनी गेम को चेंज किया है और राइट फ्रॉम द स्टार्ट वो आके अटैक करता है। कल भी जैसी उसने इनिंग खेली, तो आई थिंक इज़ अ वेरी गुड बेसिकली प्रॉस्पेक्ट पाकिस्तान के लिए। हमें देखना चाहिए ऐसे प्लेयर्स को कि जो हमारे लिए स्पेशली 50 ओवर में हमारे जितने भी, अगर आप देखें ना हमारे पास क्या है, ज़्यादातर बैटिंग ऑलराउंडर हैं, स्पिन बॉलिंग करते हैं साथ मोस्टली लड़के। आप सही कह रहे हैं कि अब्दुल रज़ाक नो डाउट कि वो तो पूरे बॉलर थे, बट ऐसा बैट्समैन हमारे पास नहीं है जो साथ मीडियम पेस बॉलिंग कर सके। वो हुसैन तलत ही है जो एज अ फुल पहले 6 टॉप के बैट्समैन के तौर पे भी खेल सकता है और बॉलिंग में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करके दे सकता है। हाँ मिसबा, ज़ाहिर है इससे और भी सप्लीमेंटरी क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन नेचुरली हमें इस डिस्कशन को आगे लेकर जाना है। हुसैन तलत पे हमारी नज़र रहेगी। ज़ाहिर है दिस विल बी वन प्लेयर विल बी मॉनिटरिंग, नर्चर करने की ज़रूरत है, बिकॉज ज़ाहिर है हमने फ़हीम पे काफ़ी टाइम लगाया है। हमने ये देखा कि जो एक्सपेक्टेशन थी फ़हीम से शायद वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन इमाम, मैं आपकी तरफ आता हूँ। इमाम, आप खुद भी पेशावर ज़ल्मी से खेलें। PSL में जो एक चीज़ हम नोट करते हैं वो ये कि टीमें कोशिश करती हैं कि उनका कोर जो है वो सेम रहे। आई मीन 3 या 4 प्लेयर्स टॉप के ऐसे होते हैं कि जिनको वो ना रिलीज करते हैं ना उनको ट्रेड कर रहे होते हैं ऑल। पेशावर ज़ल्मी इज़ वन टीम जो कि इस बार हमें मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। ज़ाहिर है नया कप्तान आया है, फिर कप्तान की सिलेक्शन में से होती है। एक चीज़ जो हमें नज़र आ रही है यहाँ पे वो ये नज़र आ रही है कि इनकी बॉलिंग में अगर मैं ऑनेस्टली इस वक्त नज़र डालता हूँ, सो वी हैव गॉट वहाब रियाज, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेयर आपके पास मौजूद हैं। शकीब उल हसन की फॉर्म में इनके पास जो है वो रीइंफोर्समेंट आई है। शकीब आई थिंक सिर्फ 26 फरवरी तक जो है वो अवेलेबल होंगे। सो इमाम, एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे नए खिलाड़ियों को शाइन करने के लिए। ऑफ कोर्स इनके स्क्वाड में दे हैव गॉट सम वेरी एक्साइटिंग टैलेंट लाइक साइम अयूब। हम अगर डोमेस्टिक टैलेंट की बात करें, दानिश अजीज, स्क्वाड की लिस्ट आपके सामने, मोहम्मद हारिस ऑफ कोर्स, आई मीन बहुत एक्साइटिंग प्लेयर हैं। सो which is that player, Imam, that you are looking forward to कि he will shine for Peshawar Zalmi this season? देखिए बिल्कुल, पेशावर ज़ल्मी से मैं लास्ट 4-5 साल से मैं खेला हूँ, तो इनके पास एक एक्स फैक्टर होता है कि ये इनकी एक क्वालिटी है पेशावर ज़ल्मी की कि इनकी टीम जैसे भी हो, इवन दो लास्ट 2 इयर्स की इनकी परफॉर्मेंसेस वैसी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ करके इनको एक आदत है क्रंच सिचुएशन में जो है ना, प्रेशर सिचुएशन में ये क्वालिफायर तक पहुँच जाते हैं। इवन दो इनकी टीम्स ऐसी होती हैं कि फाइनल तक खेलना चाहिए, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स से इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं है, लेकिन स्टिल इन्होंने क्वालिफायर एलिमिनेटर तक क्वालिफाई कर लिया था। तो इनमें एक होता है, लेकिन इस दफ़ा अगर आप देखें तो पेशावर ज़ल्मी बिल्कुल एक आपको न्यू लुक देगी, क्योंकि सबसे बड़ी इनकी साइनिंग बाबर आजम थी, जो इन्होंने बिल्कुल अपनी टीम का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल चेंज किया है। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद हारिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीज़न होगा, क्योंकि जो एक फर्स्ट सीज़न था उसका वो एक इमर्जिंग प्लेयर था। अब मेरे ख्याल से ज़ल्मी उस पर डिपेंड कर रही है और कामरान अकमल की रिप्लेसमेंट है, तो कामी भाई की बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं ज़ल्मी की। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद हारिस, और मुझे एक पर्सनली बहुत खुशी हुई है हारिस सुहेल के लिए कि उनका एक कमबैक है, उनकी न्यूजीलैंड सीरीज़ में उन्होंने एक अच्छा कैमियो खेला। तो मेरे ख्याल से ये दो एक ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत वाइटल हो सकते हैं और इनकी अपनी परफॉर्मेंसेज बहुत मैटर करेंगी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। बस मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि साइम अयूब कहाँ अपनी जगह बना पाएंगे, बिकॉज जब बाबर और मोहम्मद हारिस ओपन करेंगे तो साइम को शायद लेटर ऑफ द लीग में शायद खेलने का मौका मिले, मगर अभी तक तो मुझे लगता है कि साइम के लिए बहुत मुश्किलात हैं कि वो अभी पहली चॉइस बने 11 की। मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा सवेरा, क्योंकि साइम अयूब इस दफ़ा इन्होंने इमर्जिंग कैटेगरी में नहीं पिक किया। अगर किसी भी टीम में इमर्जिंग कैटेगरी में पिक होता तो साइम मेरे ख्याल से डायरेक्ट प्लेइंग 11 का होता है, क्योंकि इन्होंने वाइल्ड कार्ड पेशावर ज़ल्मी ने लिया था साइम अयूब का को, तो उसका थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि जब आप सिल्वर कैटेगरी में होता है तो इनको एक इमर्जिंग प्लेयर एक्स्ट्रा डालना है। तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़के को इमर्जिंग में ही सिलेक्ट होना चाहिए था, ताकि इसको पूरे गेम्स मिलते, क्योंकि जिस तरह इसने पिछले 6 मंथ्स में नेशनल T20 में परफॉर्मेंसेस दी है, तो सब काफ़ी होप्स हैं इससे कि ये एक अच्छा एक टैलेंट मिल सकता है। लेकिन सिल्वर कैटेगरी की वजह से होने के लिए इनका टीम कम्बिनेशन की वजह से, क्योंकि इनके पास हारिस सुहेल, राजा पक्सा और दानिश अजीज ऑलरेडी 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं बीच में, तो अब पता नहीं कैसे इनका सिचुएशन बनेगी, क्या सिनेरियो बनेगा। बिल्कुल सवेरा, मैं इमाम से एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं इमाम को काफ़ी अरसे से खेलते हुए देख रहा हूँ और माशाल्लाह इसके 1.5-2 साल के अंदर इसकी परफॉर्मेंसेस के अंदर बड़ी कंसिस्टेंसी रही है, जो कि मुझे पसंद है। और ये जैसे कल भी बात हो रही थी कि इसको लड़ना आता है, इसको किसी भी उसके खिलाफ जो है ना, ये अपने आप को तगड़ा रखता है। ये
इमाम कभी कभार ऐसा होता है क्योंकि आप 3-4 साल से PSL खेल रहे थे और इस साल किसी टीम ने आपको पिक नहीं किया, मैं बड़ा सख्त अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कुछ आध प्लेयर, हम नए प्लेयरों की बात करते हैं लेकिन हमारे पुराने प्लेयर्स भी है, इतने ज्यादा पुराने नहीं, अभी इमाम हो गए या अहमद शहजाद की बात करें, कि इन लोगों को किसी न किसी फ्रेंचाइज में होना चाहिए था। तो इमाम, आप इस चीज को किस तरीके से फिर आप लेते हो इसको, आप आई मीन कि क्या आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में, साइकोलॉजिकली कैसे कैसे आप हैंडल करते हो इन चीजों को? लाला देखें, ऑब्वियसली अगर मैं बोलूं कि हर्ट नहीं होता तो हर्ट तो होता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 6 इयर्स हो गए हैं, तो परमानेंट मेंबर हूं मैं वनडे और टेस्ट के स्क्वाड का। तो जब T20 में नहीं होता, क्योंकि मैं इस दफ़ा, शायद आपको ना पता हो कि मैं नेशनल T20 नहीं खेला था, क्योंकि मुझे बोर्ड ने NOC दी थी, मैं समरसेट के लिए काउंटी क्रिकेट खेलने चला गया था। तो मुझे जिस फ्रेंचाइज से भी बात की तो उन्होंने यही कहा कि जी आप नेशनल T20 नहीं खेले, क्योंकि लेकिन मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज़ आपको पता है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो इस वजह से मैं उसके लिए समरसेट चला गया। लेकिन देखिए लाला, मेरे ख्याल से मेरा कैरियर आपके सामने है, तो मैं इस चीज़ को पॉजिटिव लेता हूं, और अगर इतनी डिमांड मेरी नहीं है T20 में तो मैं इसको भी एक्सेप्ट करता हूं, और मैं उसकी कोशिश करता हूं कि मैं एक वो वाला प्लेयर बनूं कि जो 3 डायमेंशनल हो और तीनों फॉर्मेट्स को की जो है रिक्वायरमेंट जो है वो कर सकता है। शायद अभी मैं इसके लिए नहीं बैठता T20 में, तो शायद मैं नहीं खेल सकता, तो लेकिन मैं इस पर काम कर रहा हूँ। मेरी वनडे क्रिकेट बहुत इंप्रूव हुई है लास्ट 1.5 ईयर में, मेरा स्ट्राइक रेट 94-93 का है तो मैं इसमें बेहतर कर रहा हूँ। ये चीज़ें चलती हैं कैरियर में, आप और मिसबा भाई के कैरियर के साथ भी बहुत दफ़ा चीज़ें होती हैं जो आपके मुतल्लिक और आपके मुताबिक नहीं होती, लेकिन मेरे ख्याल से उसका बेहतर है कि आपके पास एक ग्राउंड है और आपके पास नेट्स हैं, आपका जो दिल कर सकता है आप वो करो, आपको कोई रोक नहीं रहा। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो हूँ, मुझे टाइम मिला है, मैं इसको पॉजिटिव लिया कि 1 महीना मिला है, इसके बाद न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज है, तो मेरी कोशिश है कि मैं और तगड़ा और अपनी प्रैक्टिसेस जो मैं कर सकता हूँ मैं वो करूँ। वेरी गुड, गुड, अमेजिंग, वेल डन। इरम से बात करते हैं कुछ। इरम, बाबर आजम को ज़ाहिर है हम जानते हैं कि कुछ क्रिटिसिज्म का निशाना जरूर बनाया जाता है कि बाबर टेक्स स्वीट टाइम टू सेटल डाउन, और वो शायद उनका जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है, इस पर हम मिसबा से भी बात करेंगे आगे चल के, लेकिन वो ODI को सपोर्ट करता है, वो सूट करता है रादर देन द T20, और कल हमने पेशावर ज़ल्मी की भी इनिंग में यही चीज़ देखी थी। अभी सुनने में आ रहा है कि कामरान अकमल बड़ी एफर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर, एक तो स्पिन बॉल खेलने के हवाले से हमने देखा है कि बाबर थोड़ा सा स्ट्रगल किए हैं रिसेंट टाइम्स में स्पिन के हवाले से, और तेज़ खेलने में, यानी हमारे जो एक नुमाइंदे खास तौर से जो ग्राउंड में होते हैं वो बाबर को प्रैक्टिस करते हुए एक दिन तो ऐसा भी आया था इरम के ज़ल्मी का स्क्वाड का कोई भी खिलाड़ी नहीं था और बाबर जो है वो अकेले प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे थे। इरम, हाउ इम्पोर्टेंट, आई मीन ऑन एन इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल लेवल, ये दिमागी नफ्सियाती तौर से ये टूर्नामेंट बाबर आजम के लिए इंपॉर्टेंट है? कैसे देखती हैं आप? नई टीम है, कुछ प्रेशर भी बाबर आजम पे बहुत एडेड है, उनकी कप्तानी पे सवालिया निशान लगाए गए हैं, तो क्या कहेंगी इरम इस हवाले से? नो डाउट कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और हमारे कप्तान हैं, पाकिस्तान के कप्तान हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी वो खेल रहे होते हैं ना, मुझे ऐसा उनको देख के लगता है कि वो बिल्कुल ईजी हैं, बिल्कुल उनका माइंड क्लियर है, उन्हें कोई भी ऐसी थॉट नहीं आती कि मुझ पे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या कुछ ऐसा हो गया या कोई कुछ कह रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ को बॉदर करते हैं बिल्कुल भी, वो सिर्फ अपनी गेम पे फोकस करते हैं, अपना खेलते हैं और उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, और एट दी एंड जो भी लोग देखते हैं वो माशाल्लाह ऑलमोस्ट हर मैच में 50 करते हैं, चाहे वो T20 हो चाहे ODIs हो। तो मुझे लगता है कि जो मेन आपका जो वेपन है वो आपका बैट है, और जो आप जवाब दे सकते हैं वो आप स्कोर करके जवाब दे सकते हैं, और जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोग करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। तो बैटर्स का, स्पोर्ट्स पर्सन का यही है काम कि वो खुले दिल से खेलें और इन सारी थॉट्स को आने ना दें और अपने दिल से खेलें। बिल्कुल। मुशी भाई, बैट है, जवाब दें, बट ये जो एक बात हो रही है, पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स, बहुत ज़्यादा ये मैच शुरू होने से पहले इसकी हाइप क्रिएट हो गई है, बिकॉज एक तरफ से मोहम्मद आमिर ने चैलेंज दिया हुआ है बाबर आजम को, दूसरी तरफ से इमाद वसीम ने चैलेंज दिया हुआ है। आपकी ये जो बारीक नज़र से मैं अगर आपसे पूछूं कि आज के जो चैलेंज है उसमें आपको क्या लगता है कि ये कंपटीशन आज कौन जीतने वाला है? मतलब ये कंपटीशन टीम्स का नहीं मैं कह रही, बट आमिर वर्सेस बाबर और इमाद वर्सेस बाबर, क्योंकि दोनों का आमना सामना डेफिनेटली होगा, दोनों नई बॉल से बॉलिंग करते हैं। देखें, सबसे पहले इरम ने बड़ी अच्छी बात की है कि आपके प्रोसेस तगड़े होने चाहिए। बाबर के प्रोसेस इन दोनों से तगड़े हैं।
यहाँ पे आ जाती है माइंडसेट की गेम। ये बड़ा बैलेंस होता है सवेरा। आपने क्या करना होता है कि एज ए क्रिकेटर, एज ए प्रोफेशनल, आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए और दूसरी सेम टाइम अपने प्रोसेस में रहना चाहिए। जो लोग आउटकम का सोचते हैं ना ज्यादा, उनके प्रोसेस से वो निकलते हैं तो फिर ज्यादा चांसेस ऑपोजिशन के पास चले जाते हैं। अब चाहे वो बाबर हो, चाहे वो आमिर हो, चाहे वो अमाद वसीम हो। इस वक्त बाबर को अपनी स्ट्रेंथ को देखना पड़ेगा। और अगर तीनों आप देख लीजिएगा, आज जो आदमी जिसकी नर्व्स तगड़ी होगी, जिनका टेम्परामेंट तगड़ा होगा और जो अपने प्रोसेस के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा, उसके आउटकम होने के चांसेस ज्यादा है। बाकी हार जीत और किसी को किसी सक्सेस और फेलियर का तो ये तो अलग इख्तियार में है। बट आई थिंक मोस्टली आई सी दैट इन माई कैरियर, इवन माई सेल्फ और इवन कोचिंग कैरियर में भी मैंने उन लोगों को और उन टीमों को ज्यादा कामयाब होते देखा है जो अपने प्रोसेस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और दिलेरी के साथ खेलते हैं। आई थिंक दोज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। अच्छा भाई, हमारे पास एक इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ भी है और मुश्ताक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इसकी तफसीलात भी ले लेते हैं। पहली इंजरी PSL 8 की सामने आ गई है। मुल्तान सुल्तान के फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी कल इंजरी का शिकार हो गए थे। एक्सरे रिपोर्ट ये बताती है दैट ही हैज़ गॉट अ फ्रैक्चर और उनको जो है फ्रैक्चर हो गया है, जिसकी वजह से शायद वो उनके टूर्नामेंट से बाहर होने का भी इम्कान है। मुल्तान सुल्तान मैनेजमेंट ने शाहनवाज दहानी के मुतबादिल खिलाड़ी की तलाश भी शुरू कर दी है। मुशीब भाई, क्या अपडेट है? वाकई ये खबर कह दें कि ये झूठ है? नहीं, एक्चुअली मुझे इतना नहीं पता था कि एक्सरे की रिपोर्ट क्या आई है, MRI की एक्सरे की क्या रिपोर्ट आई है। मगर ये डेफिनेटली दोपहर में हमारी मीटिंग थी तो उसमें ये चीज़ को बात की गई थी इस चीज के ऊपर कि उसके जब वो कॉटन थी, उसको शॉट लगी थी तो वो उसकी उंगली के ऊपर लगी थी और उंगली के जो हड्डी होती है यहाँ पे, वो हड्डी के ऊपर लगी थी बॉल। तो आई थिंक ये एज हमारा क्लिप जो पाकिस्तान का भी फिजियो है, उसने कहा था कि इट सीम्स लाइक इट इज ब्रोकन। सो आई थिंक अगर ऐसा है तो अनफॉर्चुनेटली दानी के लिए फिर ऑब्वियसली रेस्ट करना पड़ेगा और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है। लेफ्ट हैंड है कि राइट हैंड है? है तो उसका राइट हैंड है, मगर ऑब्वियसली राइट हैंड पे लगा कितना कैचिंग के लिए और कैचिंग, क्योंकि आप बॉलिंग तो कर सकते हैं इसके बावजूद, मगर आपको पता होता है कि फील्ड में आप गेंद से चुप नहीं सकते और आपके लिए ये बर्डन होता है। तो आई थिंक जो अल्लाह को मंजूर, हम यही कह सकते हैं। बिल्कुल। सो जो ये खबर जिन्होंने ब्रेक की है, हमारे कोरेस्पॉन्डेंट कादर ख्वाजा, उनको जो है शामिल करते हैं और उनसे एग्जैक्टली जानते हैं कि क्या एक्सरे रिपोर्ट में मालूम हुआ और क्या वो खेल पाएंगे आगे या अब इम्कान है कि नहीं वो PSL 8 में फीचर होंगे। सो कादिर, क्या खबरें हैं? आज बिल्कुल मुल्तान सुल्तान के लिए बड़ी एक धचके वाली बात है कि उनके फास्ट बॉलर जो हैं वो शाहनवाज दहानी इंजरी का शिकार हो चुके हैं और हमें जो सोर्सेज ने बताया कि उनके दाएं हाथ की उंगली जो है वो फ्रैक्चर हुई है और 16वें ओवर जो है 16.6 जो आखिरी गेंद थी उस पर सिकंदर रजा ने जोरदार शॉट लगाई थी, जिसका जो है वो कैच करने की कोशिश की थी उन्होंने शाहनवाज दहानी ने और गेंद को पकड़ने की कोशिश करते हुए शाहनवाज दहानी की दाएं उंगली पर गेंद जो है वो जोर से लगा था, जिस पर जो है उनका एक्सरे करवाया गया और उसमें फ्रैक्चर सामने आया। तो जो बाकी जो फिजियो हैं और टीम मैनेजमेंट है उनके मुताबिक जो हमें मालूम हुई है, इतलात मौसूल हुई हैं, वो जराई बता रहे हैं कि शाहनवाज दहानी को टूर्नामेंट से जो है वो आराम करवाया जाएगा और बाहर होने का उनका इम्कान है। जबकि मजीद जो सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि अभी मैनेजमेंट जो है उनकी मुतबादिल खिलाड़ी की तलाश शुरू कर दी है और मुल्तान सुल्तान जो दीगर बाकी खिलाड़ी इंजरी का शिकार हुए हैं उनके मुतबादिल के तौर पर कार्लोस ब्रैथवेट को भी जो है वो तैयार रहने का कह दिया गया। अलबत्ता उनका जो है अभी तक वीजे का मुंतज़िर है और UAE में मौजूद है, अभी तक पाकिस्तान का उनको वीजा थैंक यू सो मच कादिर, थैंक यू। ब्रैथवेट का जिक्र किया, मुल्तान सुल्तान से पहले भी खेल चुके हैं शाहनवाज के साथ। इनफैक्ट उनकी बहुत अच्छी पार्टनरशिप और बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप और कैमराडरी भी जो है वो नजर आया करती थी। इस वक्त हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जानिब और हमारे डिस्कशन जारी रहेगा, बल्कि इनफैक्ट वील बी मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिस्कशन और मजीद कुछ खिलाड़ियों के हवाले से, स्पेसिफिक खिलाड़ियों के हवाले से बात करेंगे। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रेडिक्शन टाइम, ऑफ कोर्स बिल्कुल जी। सो अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब, मिलेंगे आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग जोर का जोड़। यस, वेलकम बैक टू जोर का जोड़। समा टीवी की स्पेशल पाकिस्तान सुपर लीग 8 ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है। जोरदार जबरदस्त पैनल हमारा है एंड वी आर बिल्डिंग अप टू दिस अमेजिंग हाई ऑक्टेन क्लैश बिटवीन कराची किंग्स एंड पेशावर ज़ल्मी। चलें जी, पेशावर ज़ल्मी के हवाले से हमने बड़ी तफसील से बात की। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, एक नई टीम है, न्यू कोर है इसकी, कैसा परफॉर्म करेगी इस टीम का। एक साबिक मेंबर इमाम उल हक ऑफ कोर्स हमारे साथ मौजूद भी हैं, उन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू पर बयान किया। कुछ कराची किंग्स के हवाले से मजीद बात करते हैं। और कराची किंग्स की ऑफ कोर्स इस साल जो बड़ी इंपॉर्टेंट साइनिंग थी
वो थी शोएब मलिक, द सेकंड कमिंग ऑफ शोएब मलिक टू कराची किंग्स। अगर आपको याद हो पाकिस्तान सुपर लीग का जब आगाज हुआ था, दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रोवर्सीज ऑफ कराची किंग्स कि वो उस पे बात करते हैं। लेकिन अगर हम शोएब मलिक के करियर पे नजर डालें, 72 मैचेस ही हैज प्लेड, आई मीन सबसे ज्यादा मैचेस खेलने वाले खिलाड़ियों में से हैं। सबसे ज्यादा मैचेस तो नहीं, 77 आई थिंक दैट्स द मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस जो वहाब रियाज ने खेले। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल इस पे नजर डालें तो फिर 72 मैचेस खेले हैं शोएब मलिक ने, 1882 रन उन्होंने बनाए हैं, बेस्ट ऑफ 73 एट अ डिसेंट एवरेज ऑफ 34.21 एंड एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 130 ऑलमोस्ट। 12 50s जो हैं वो स्कोर कर चुके हैं। सो अगर आपको याद हो, आई थिंक इट हैपेंड इन PSL 1, आई थिंक ड्यूरिंग द मिड ऑफ द टूर्नामेंट, और मे बी हैपेंड इन PSL 2, लेकिन टूर्नामेंट के दरमियान ही जो है वो कप्तानी में तब्दीली की थी, देयर वाज अ चेंज ऑफ गार्ड्स एंड आई थिंक रवि बोपारा को जो है वो कप्तान बना दिया गया था। सो लाला शोएब मलिक एक बार फिर से कराची किंग्स के ब्लू कलर में जो है वो हमें नजर आने, इट्स ब्लू एंड रेड नाउ। कितना इंपॉर्टेंट है शोएब मलिक के लिए ये टूर्नामेंट, बिकॉज अभी भी उनके एम्बिशंस पाकिस्तान के लिए खेलने के तो हैं लाला, और हम इस पे काफी अपने शो में भी बात करते हैं। जहां तक उसकी फिटनेस का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा फिट है, ठीक है ना, ऐसा हमेशा बात होती रही है। और क्योंकि हर जगह वो लड़का नजर आता है, जितनी भी टॉप लीग्स होती है सारे के अंदर, और हर फ्रेंचाइज की डिमांड होती है कि हमें शोएब मलिक चाहिए। उसको पता है कि मिडिल ऑर्डर में ऐसा प्लेयर जो टीम को लेके भी चले और लंबा भी जाए, और वो फाइटर है। मलिक ये है कि उसके एक्सपीरियंस की वजह से कप्तानों को और टीम को, फ्रेंचाइज को बड़ा फायदा होता है। मुख्तलिफ दुनिया भर का एक्सपीरियंस जिस बंदे के पास हो वो आगे बहुत सारी शेयर, और मलिक एक ऐसा प्लेयर है जो टीम प्लेयर जिसे कहा जाता है कि मुश्किल वक्त में लड़के खड़े होते हैं ना, तो उन प्लेयरों में से है। तो मेरे ख्याल में कराची किंग को बहुत ज्यादा इस प्लेयर की वजह से फायदा होगा। इवन के इमाद वसीम बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेगा एज अ कैप्टन। तो मेरे ख्याल में जैसे 2-3 लड़के हैं, जैसे मोहम्मद आमिर की बात कर रहे हैं या इमाद वसीम की बात कर रहे हैं, इसी तरह शोएब मलिक के पास कमबैक करने का, आप इस मुल्क के अंदर, इस टीम के अंदर कभी भी आप कमबैक कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट के अंदर। तो ये अपॉर्चुनिटी इन प्लेयर्स के पास है कि अच्छा PSL निकाले, व्हाई नॉट, चांस है आप लोगों के पास। बिल्कुल जी, प्लेटफॉर्म आपके सामने सजा हुआ है। और जिस तरह शोएब मलिक की बात हो रही है, मिसबा मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, एक कैप्टन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक सीनियर प्लेयर आपके साथ हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शोएब मलिक की एक खासियत है, मतलब मैं अगर सियालकोट स्टैलियन से शुरू करूं, नेशनल T20 जो हमारा होता था उससे शुरू करूं, तो जिस तरह वो यंगस्टर्स को लेके, मतलब अगर आप क्रीज पे वो यंगस्टर शोएब मलिक के साथ होता तो एक अलग ही कॉम्प्लेक्शन दिखता था उस यंगस्टर का। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कमबैक और एक बहुत इंपॉर्टेंट साइनिंग है कराची किंग्स के लिए शोएब मलिक। जी बिल्कुल, देखें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इस T20 क्रिकेट में, आपको ऊपर से इतना सोचना नहीं पड़ता है। आप टॉप ऑर्डर जब आपका आता है तो उनको पता होता है, एक क्लैरिटी होती है कि हमने बॉलर्स को हमने अटैक करना है, पहले 6 ओवर्स में हमने मैक्सिमम रन्स करने हैं। लेकिन जहाँ गेम नॉर्मली आके फंसती है या जहाँ पे आके टीमें स्ट्रगल करती हैं, वो होता है आपका 7वें से 15वां ओवर। वहाँ पे इन एनी केस अगर स्टार्ट अच्छा भी मिल गया है या आपकी ऊपर से विकेटें गिर गई हैं, इन एनी केस वहाँ पे गेम सारी आपकी डिपेंड करती है। और अगर आपकी 1 डायमेंशनल बैटिंग लाइनअप है तो वहाँ आके आप अक्सर स्ट्रगल करते हैं। मलिक एक ऐसा प्लेयर है कि इतने एक्सपीरियंस के बाद उस स्पिन को जिस तरीके से खेलना, उस सिचुएशन को रीड करना, गेम को रीड करना कि यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, बॉलर्स की कैलकुलेशन, साथ वाले को खिलाना और कैसे उस गेम को फिर फिनिश करना, वो बहुत कम है। अभी अगर आप देखेंगे पेशावर के पास देखेंगे तो ऐसा प्लेयर कोई नहीं है। मलिक एक ऐसा प्लेयर है कि जो इन एनी सिचुएशन गेम को रीड कर सकता है और लेके जा सकता है। उसके पास हर किस्म की गेम है। और फिर फील्डिंग में ऑब्वियसली ऐसा प्लेयर अगर आपके साथ होगा अंदर तो बॉलिंग चेंजेस हैं, नोइंग द प्लेयर्स, दुनिया के सारे प्लेयरों का पता है कौन क्या खेलता है, तो आपके कप्तान को बड़ा हेल्प करता है कि भाई हमने क्या स्ट्रेटजी बनानी है सर्टन प्लेयर्स के अगेंस्ट, कहाँ कहाँ इनको बॉलिंग करानी है। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज एट द मोमेंट कराची के पास मिडल ऑर्डर में और ऑन द फील्ड मलिक का होना। अगर हम मुश्ताक, अगर हम कराची किंग्स की सिलेक्शन को देखें, हमें याद है हम जब ये प्रोग्राम पिछले साल किया करते थे, इमाद से हमारी टूर्नामेंट से पहले बात हुई थी और हम शायद बार बार इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे थे कि कराची का हमें बैलेंस थोड़ा सा सही नहीं दिखता है, एंड इवेंचुअली दैट शोड इन द रिजल्ट्स एज वेल। आई थिंक किसी भी टीम का सबसे जो
बदतरीन सीजन गुजरा है वो कराची किंग्स का पिछले साल सिलसिला रहा था। लेकिन अब व्हेन वी लुक एट देयर स्क्वाड राइट नाउ, मैं इनके अभी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि इनको पूरा इस वक्त स्क्वाड अवेलेबल है, इमरान ताहिर इनके पास मौजूद हैं, तबरेज शमसी, वी नो तबरेज इज अ वेरी हैंडी स्पिन बॉलर। इसके अलावा इनके पास एंड्रयू टाई इज देयर, जेम्स विंस एंड ऑफ कोर्स हम पाकिस्तानी तो मैथ्यू वेड को कैसे भूल सकते हैं, जो उन्होंने ज़ाहिर है वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में किया था। एंड मैथ्यू हैड अ वेरी गुड, अभी होबार्ट हरिकेन के लिए बिग बैश लीग में भी वो अच्छा खेले। सो आपको लगता है कि कराची किंग्स एक बहुत बैलेंस साइड नजर आ रही है कंपेयर टू देयर परफॉर्मेंस इन लास्ट सीजन, या ओवरऑल जो मेकअप था इनके स्क्वाड का पिछले सीजन में? जी मुश्ताक जी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस फॉर्मेट के अंदर ना आपको जो लोकल प्लेयर्स होते हैं ना, उसके इर्द गिर्द आपने फॉरेनर प्लेयर का कोर बनाना होता है। मतलब 4 अगर आपके प्लेयर फॉरेनर प्लेयर खेलते हैं तो उनके इर्द गिर्द जितने पाकिस्तानी, जिस टीम के पास पाकिस्तानी प्लेयर अच्छे होंगे ना, स्पेशली बॉलिंग में, आप देखें वो उनकी टीम का मोमेंटम और उनकी टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज आई थिंक कराची ने जो सबसे अच्छा काम किया है, उन्होंने शुएब मलिक और हैदर को जो आपने पेशावर ज़ल्मी से लिया है, तो उनकी जो बैटिंग, पाकिस्तानी बैटिंग का ना कोर का बनना, वो बहुत जरूरी था। क्योंकि मिडिल ओवर में एज ए मिसबा सेट के जी, मिडिल ओवर में आपको फिनिशर चाहिए होते जो गेम को लंबा लेके जाएं। हैदर अली इज अग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेलेगा, शुएब मलिक बीच में सिंगलें करेगा, सिचुएशन के मुताबिक खेलता भी है और खिलाता भी है। अब ये सारी सिचुएशन देखी जाए तो कराची किंग्स ने इस दफा बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग की है। बट हैविंग सेड दैट, एक ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए मैं देना चाह रहा हूँ। वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ये सारा पैनल मौजूद है, सुन रहा है ये बात? जी जी, सब सुन रहे हैं। मैं शाहिद के ऊपर 10 करोड़ का हर्जाना करने लगा हूँ। पूछे क्यों? किस बात का? वो क्यों? MSL के दरमियान में शाहिद ने पहले बॉल के ऊपर जाते ही मुझे बाउंसर मारा और मैं सोच नहीं रखता, और मेरे जज्बात से उन्होंने खेला, क्योंकि मैं डरता हूँ पिछले बॉल से, और पिछले बॉल से डरने की वजह से इन्होंने मुझे डरा दिया और पूरा टूर्नामेंट मेरा खराब हो गया। तो क्या मैं 10 हर्जाना कर सकता हूँ? भाई आपका सिर्फ MSL खराब नहीं होता, मिसबा ने इंजी भाई का भी PSL खराब कर दिया। इंजी भाई कह रहे थे मैं अच्छा खासा बगैर हेलमेट के खेल रहा था, मिसबा ने मुझे डरा दिया। आप मुझे ये बताएं, आप अदील और सवेरा आप जज हैं, बताएं कि मैं शाहिद के ऊपर का, क्योंकि शाहिद को पता था इसने फिर नो बॉल था अगला बॉल। और मुशी भाई अगर आप मेरे पे हर्जाना करेंगे ना तो मैं यहाँ पे टीवी पे बता दूंगा चकनौरस वाला वाकया, ऑस्ट्रेलिया वाला आपका। मैं हर्जाना वापस लेता हूँ। ओए होए, ये तो अब यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रांजैक्शन ये चक नॉरिस वाला वाकया हम सुन ही लेंगे। मैं आप लोगों को लाजमी सुनाऊंगा। लाजमी का वाकया गोटी के ऊपर गोटी किसने रखी थी, क्या हुआ था वो? नहीं, मगर वो शाहिद ने बाउंसर मारा नहीं था, उससे लग गया था। मैं तो मजाक, आई वाज जस्ट किडिंग। जी मिसबा, आप तो चिपन करना चाहते हैं इसमें, किसने किसको बचाया या किसने लीग खराब की किसकी? मैं चाहता हूँ मुशी भाई से कि अगर आपके पास ऑप्शन हो, एक तो बाउंसर और दूसरा भाभी, तो किससे ज्यादा डरते हैं आप? ओए 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 ओए, इस बार मैं बड़ा क्लियर होता हूँ अपने डिसीजन के ऊपर। मैं भाभी से डरूंगा, आपकी से। मूविंग ऑन फर्दर। तो पता नहीं आएगा कि नहीं। तो घर तो जाना है। बड़ा सेफ जो है वो चूज किया, जाहिर सी बात है घर तो जाना ही है। यार हमारे साथ इमाम उलग भी है, इमाम भी वहाँ बैठा है बेचारे का, हम और कॉन्फिडेंस खराब कर रहे हैं, इसके फैसले फिर चेंज हो जाएगा, माइंड चेंज हो जाएगा। लाला मुझे लगता है जब तक ये ट्रांसमिशन खत्म होगी ना, हम इमाम की शादी करा चुके होंगे। माइंड तो बना देंगे इसका। माइंड बना देंगे बिल्कुल इमाम। लेकिन मुशी भाई के जो हालात है ना, मुशी भाई के हालात नहीं होंगे ना हमारे साथ, नहीं होंगे ना, फिर इमाम माइंड बन जाएगा फिर। वेरी नाइस, चलें जी, गुड। वैसे भी लाला आजकल बड़े एक्सपीरियंस है शादियां कराने के हवाले से, माशाल्लाह जबरदस्त। एक ही महीने में दो माशाल्लाह शादियां हुई हैं, जबरदस्त। चलें जी, तो हम अपने प्रोग्राम के खुदाम की जाने बढ़ रहे हैं सवेरे। बिल्कुल, और सबसे इम्पोर्टेंट, जिस तरह आपको बताया था कि एक जो चल रही है बाहर फील्ड पे, दूसरी तरफ एक लीग चल रही है यहाँ समा टीवी पे, यानी यहाँ जोर के जोड़ में ये होगी वो लीग। और कल क्या क्या किस ने प्रेडिक्ट किया था, वो सबसे पहले स्कोर्स देखते हैं कि किसने पॉइंट्स हासिल किए और किसने नहीं किए। सो डे 1 की फातेह अगर हम कहें, और किसने स्कोर जो है वो जिसने पॉइंट्स हासिल किए, वो वाहिद अकेली इरम जावेद थी। अगर स्कोर बोर्ड हमारे सामने आ जाए और हम देख सकें कि क्या और किसने देखा, मगर किसने क्या क्या प्रेडिक्ट किया था, वो आपको बिल्कुल पहले सुनाते हैं।
टाइम और ये प्रेडिक्शन रेगुलरिटी में यहाँ जोर का जोर में आप देखते रहेंगे। लाला, कौन जीत रहा आज लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान? प्रेडिक्शन अच्छा मैं करता तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैं सबसे चाहता हूँ कि गेम अच्छा ज़बरदस्त होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप कह रही हैं तो आई गो विद मुल्तान सुल्तान। मिसबा, योर टीम फॉर टुडे? मुझे लगता है कि मुल्तान की टीम, हालांकि उनकी बॉलिंग का थोड़ा इशू है, बट स्टिल आई बिलीव कि उनकी टीम ज़्यादा बेहतर अभी खेलते हुए आ रहे हैं सारे, तो उनके मुझे लग रहा है चांसेस बेहतर है। होम ग्राउंड है उनका, ये भी उनको थोड़ा सा एडवांटेज होगा। ट्रू। इरम, योर टीम फॉर टुडे? मैं खुद लाहौर से हूँ तो, और लाहौर जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन भी है, तो मेरा तो कह लें लाहौर के लिए बेस्ट विशेस है, लाहौर जीते। इमाम जल्दी से, इमाम आपकी टीम? मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान, यानी कॉन्फिडेंस देखा था आपने इमाम का। मुल्तान सुल्तान, कोई और बात ही नहीं है। सारे मुशी भाई के साथ थे, देखिए सारे देख लीजिए आप, देख लीजिए आपकी पीठ पीछे तारीफें हो रही थी, वरना दुनिया क्या क्या कर रही होती है पीठ पीछे। लेकिन जबरदस्त, तो ये हमारा इस वक्त जो है वो स्कोर कार्ड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जी। माशाल्लाह 2 पॉइंट जो है हासिल करने में कामयाब हो गई है इरम, बाकी अभी सब अपना खाता खोलना जो है वो रह गया है। तो फिर क्या ख्याल है, आज की प्रेडिक्शंस ले ली जाएं? बिल्कुल जी। सो प्रेडिक्शंस जी लाला, आज है कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। कराची किंग। कराची किंग्स। मिसबा, योर टीम फॉर टुडे? जी कराची। ओके, अनदर कराची। इरम, दी डिफेंडिंग चैंपियन फॉर वनडे। कराची किंग्स। इरम पेशावर बोली। कराची किंग बोला है, कराची किंग बोला है। अनदर कराची किंग्स। इमाम? ये पेशावर। जी मैं भी कराची किंग्स के साथ जाऊंगा। इसलिए इसको पेशावर ने निकाला है ना, इसको पेशावर ने निकाल दिया, तो कैसे पेशावर कह सकता है? आपकी कौन सी टीम है भाई? मेरा पेशावर ज़ल्मी में तो मैं तो पेशावर ज़ल्मी के लिए साथ जा रहा हूँ, सीधी सी बात। हाँ, आपने मुल्तान सुल्तान के बाद वहाँ पे जॉब अप्लाई जो की हुई है। अब तो 10,000 नहीं 10-20 करोड़ का हर्जाना करोगे, ये इल्जाम लग रहा है मुझ पे, और आई एम टेकिंग हिम इनटू द कोर्ट डेफिनेटली। नाउ किस्सा कौन सा था? वो चक नॉरिस जरा सुनाए ना। भाई मैं आपको किस्सा सुना दूं, गोडी पे गोडी, जो आप वहाँ थे पाकिस्तान टीम से नहीं खेले हुए थे। और यार शाहिद, मैं मजाक भी नहीं कर सकता यार। जबरदस्त जी। आज हमारे पैनल में हुआ है एक क्लीन स्वीप, क्योंकि सबने कराची किंग्स चूज की है। सिर्फ मुशी भाई जो है वो अकेले स्ट्रॉन्ग सामने खड़े हुए हैं, और पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि मुशी भाई ने जो है वो कहा मैं अलग जरा, वो वैसे कोई खास वजह मुशी भाई जो आपने पेशावर ज़ल्मी, आपने कहा कि मैं पेशावर ज़ल्मी चूज कर लेता हूँ? एनजी कसम से मैं ये कहने वाला था, एनजी भाई वहाँ पे इसलिए एनजी भाई भी जल्दी भाई की वजह से ना, ये जो है ना, एनजी भाई और मुशी भाई के बीच में से हवा नहीं गुजर सकती। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस वैसे एनजी भाई भी इंशाल्लाह हमारे साथ इस प्रोग्राम में जल्द शामिल होंगे। जरा अपने इस मैच से जो है वो फारिग हो जाएं। मैं तो एक्साइटेड हूँ उस मैच के हवाले से लाला, जिस दिन मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का मैच होने वाला है। हम इन दोनों को आमने सामने करेंगे एक दिन पहले, बहुत मजा आने वाला है। और वो जो मैं वाकया सुना रहा हूँ ना सवेरा, ऑस्ट्रेलिया वाला, एनजी भाई भी उसमें शामिल थे मुशी भाई के साथ। यानी ये बस ये इनकाउंटर होने वाला है, यानी ये जो है ना बिल्कुल आमना सामना होगा। चकनौरस वाला मुशी भाई, चकनौरस वाला मैं सुना दूंगा, कसम से मैं बता रहा हूँ। चले जी। ये जो शायद कह रहे हैं ना चकनौरस वाला, ये भी मजाक कर रहे हैं। ये भी ये कोई है नहीं वाकया। बहरहाल जी, अब से तकरीबन 8 मिनट बाद जो है वो टॉस हो जाएगा एट द नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना। इस वक्त हमारे एक नुमाइंदे ने रिपोर्ट किया है खिजर ने वहाँ से, और बताया ये जा रहा है कि जी तमाशाई मुल्तान में भी रुले थे, आज कराची में भी रुल रहे हैं। खुदा के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतने महंगे टिकट रख के, फिक्स योर प्रोसेसेस वंस एंड फॉर ऑल। 5वां साल PSL का हो रहा है कराची में, अगर अभी तक हम अपनी चीज़ों को नहीं निपटा पा रहे हैं तो फिर कब करेंगे। बहरहाल जी, जबरदस्त मैच होने वाला है, 7:30 बजे उसका आगाज है। एंड सवेरा, मे द बेस्ट टीम विन। बिल्कुल, मे द बेस्ट टीम विन। और देखते हैं, मुकाबला बड़ा कड़ाके का होने वाला है। और आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन, हमारे पैनल, हमारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। लाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग हियर टू द स्टूडियो। सो इट इज कराची किंग्स पेशावर ज़ल्मी। थोड़ी देर में टॉस होगा एंड देन ये महा मुकाबला शुरू होगा। लेट्स सी कौन जीतता है। बट विद दैट यहाँ जोर का जोर का वक्त खत्म हुआ है। हम सबको इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।